शारजाह क्रिकेट ग्राउंड 14 दिसंबर 1997 पाकिस्तान चेस कर रही थी और 7 ओवर में 42 रन बन चुके थे। और उस समय पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी सईद अनवर सईद अफरीदी बहुत ही खतरनाक जोड़ी, और खास करके भारत के लिए कप्तान सचिन तेंदुलकर ने आपको गेंद सौंपी। 8वें ओवर के पहले उसमें आपको एक छक्का पड़ चुका था और बहुत जबरदस्त शॉट था। फिर अगली ही गेंद पर क्या आपने सोचा, अफरीदी का इतना शानदार कैच अपनी तो बॉलिंग में आपने खुद से लिया। जब आप पहली बॉल पे छक्का खा गए और वो भी स्टेडियम के बाहर, तो होता क्या है कि आदमी का अंदर से ना पूरी चीजें जाग जाती है। सर, क्रिकेट इतिहास की एक महत्वपूर्ण बात है, जब भी रांची का नाम आता है तो लोगों के पहले नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी का। लेकिन शुरुआत करने वाले रांची से आप हैं। देखिए, अब वहाँ मेरा जन्म स्थान है तो है, अब उसको क्या करोगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यस। 21 टेस्ट मैच खेला, मैं कभी नहीं आ रहा। हाल ही में से 2027 में वनडे वर्ल्ड कप होना है, तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा हर क्रिकेट फैन के लिए है कि विराट और रोहित उस टीम का हिस्सा रहेंगे या नहीं। महाभारत में एक प्रसंग आता है, सभा में श्री कृष्ण के बारे में चर्चा हो रही थी। कुछ लोग उनकी पराक्रम, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति खड़ा होता है और बोला कि श्री कृष्ण को मैंने कभी देखा नहीं, कभी उनके साथ रहा नहीं, फिर भी मैं अवश्य इतना कह सकता हूं कि व्यक्ति की महानता बातों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानी जाती है। और जब भी मैं भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास के पन्ने पलटता हूं तो मुझे यह प्रसंग याद आता है, क्योंकि इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हर युग में दोहराए जाते हैं, और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो शोर से दूर रहकर इतिहास की नींव बन जाते हैं। जैसे कि क्रिकेट की दुनिया में राजेश चौहान के बारे में उतना नहीं जानती होगी जितना सचिन तेंदुलकर के बारे में, लेकिन क्योंकि उन्होंने शायद उनको खेलते हुए नहीं देखा होगा, शायद उनकी गेंदों का जादू नहीं देखा होगा, शायद कराची के में वो पाकिस्तान के विरुद्ध जो उनका छक्का वो भी नहीं देखा होगा। लेकिन एक बात जरूर है, किसी भी व्यक्ति की मूल्यांकन इस बात से नहीं होता कि कितने लोगों ने देखा है, उसका मूल्यांकन इस बात से होता है कि उसने अपने समय में क्या किया है। एक छोटे से शहर से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचना, उस दौर में अपनी जगह बनाना किसी तपस्या से कम नहीं था। एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना जब आज भी क्रिकेट प्रेमी सम्मान से याद करते हैं। यह केवल उनकी उपलब्धियां नहीं, यह संघर्ष, समर्पण और विश्वास की कहानी है। तो आइए हम रूबरू होते हैं राजेश चौहान जी से। आपका हार्दिक स्वागत है सर। शुक्रिया, थैंक यू। सर, क्रिकेट इतिहास की एक महत्वपूर्ण बात है, जब भी रांची का नाम आता है तो लोगों के पहले नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी का। लेकिन शुरुआत करने वाले रांची से आप हैं, तो इसके बारे में जरूर बताइए। नहीं, देखिए, अब वहाँ मेरा जन्म स्थान है तो है, अब उसको क्या करोगे। जन्म स्थान है वहाँ का। मेरे डैडी जो है वो बिहार से खेलते थे तो जमशेदपुर रहते थे, मम्मी रांची से थी। बेसिकली हम लोग सब, जो हमारा जो परिवार है मम्मी की तरफ का, नाना जो ननिहाल बोलते हैं, हम लोग सब कोलियारी ओनर है। मतलब हमारी जो समाज है, हमारे समाज के मैक्सिमम लोग, हमारे जो धनबाद के एरिया के जो कोलियारी थे वो हमारे समाज के पास थी। तो वहाँ से शुरुआत हुई 60s आज़ादी के बाद से, और फिर 71 में जब नेशनलाइजेशन हुआ तो शायद हमने वहाँ जगह छोड़ी। मैं छोटा था, रांची आए, रांची में मम्मी लोग आए, वहाँ में मेरा जन्म रांची का है। उसके बाद फिर 1971 जब मैं 5-1 साल का था, मैं भिलाई आया। जी सर, इसके पहले मैं आपकी निजी जिंदगी में के पन्ने पलटूं तो मुझे सबसे पहले तो एक मैच याद आता है। शारजाह क्रिकेट ग्राउंड 14 दिसंबर 1997 पाकिस्तान चेस कर रही थी और 7 ओवर में 42 रन बन चुके थे। और उस समय पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी सईद अनवर सईद अफरीदी बहुत ही खतरनाक जोड़ी, और खास करके भारत के लिए कप्तान सचिन तेंदुलकर ने आपको गेंद सौंपी। 8वें ओवर के पहले उसमें आपको एक छक्का पड़ चुका था और बहुत जबरदस्त शॉट था। फिर अगली ही गेंद पर क्या आपने सोचा, और सही अफरीदी का इतना शानदार कैच आपने अपनी ही बॉलिंग में आपने खुद से लिया, उसके बारे में बताइए। नहीं, सोचना नहीं होता। जब आप दो चीजें होती हैं, जब आप पहली बॉल पे छक्का खा गए और वो भी स्टेडियम के बाहर, तो होता क्या है कि आदमी का अंदर से ना पूरी चीजें जाग जाती हैं। मतलब
तो फिर मेरे साथ ये है कि मैं थोड़ा सा वेरिएशन करता हूँ, तो एक्स्ट्रा अलर्टनेस आ जाता है। तो जब मैंने वो वेरिएशन किया और उसने मारा, तो और ये मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैंने फ्लूक में गया हूँ, मैं बहुत अच्छा फील्डर रहा हूँ, और मैंने ये कैच तो क्या है रिकॉर्डिंग हो गई करके दिख गया। ऐसे बहुत सारे कैचेस हैं जो मैंने अपनी लाइफ में लिए हैं, लेकिन हमारे समय में रणजी ट्रॉफी और वो सब मैचों में रिकॉर्डिंग नहीं होती थी करके सब छूट गए। जी जी। लेकिन हाँ, आफरीदी का कैच था, उस वक्त ज़रूरत थी विकेट की, और जो स्पीड थे कैच का नए बॉल में, वो आज भी वो इम्पैक्ट हाथ में है, और दर्द होता है ठंड में जी ऐसा नहीं है। जी, खास करके उस समय जब भारतीय टीम उतना मजबूत नहीं थी फील्डिंग में। नहीं, फील्डिंग में मजबूत वाली बात नहीं है। अभी भी देखिए, अभी भी आप अगर डाई मार के बॉल को रोकना और उसको अगर आप बोलते हैं कि बेस्ट फील्डिंग बोलते हैं, तो मैं उस पर अभी इतना उतना नहीं हूँ। मतलब मेरा मानना है कि एक होता है दौड़ के, अजरुद्दीन ने कोई ऐसा ज़्यादा डाइव नहीं मारा, लेकिन वो दौड़ के बॉल रोक लेते थे। जाडेजा ने कोई ऐसी डाइव नहीं मारी, दौड़ के बॉल रोकते थे। तो फिटनेस लेवल तो उतनी थी। सचिन ने कभी डाइव नहीं मारी, दौड़ के बॉल रोकते थे। जी। लेकिन क्या था कि दौड़ के बॉल रोकना और डाइव मारना, उसमें बहुत डिफरेंस है। दौड़ के आप दौड़ के बॉल रोकते हैं तो आपके पास एक सिचुएशन होती है रन आउट करने की, और बहुत सारी आप एक्स्ट्रा कवर भी करते हैं। डाइव मारते हैं तो आप लिमिटेशन में इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते आप। ठीक है, आज आप स्केटिंग कर रहे हैं, स्लाइड मार रहे हैं, लेकिन क्या है उसमें इंजरी लेवल ज़्यादा है, इसीलिए आज के टाइम पे जो इंजरी लेवल है वो ज़्यादा है। ओके, अगर फील्डिंग का स्तर ऊंचा हुआ तो इंजरी भी थोड़ी बढ़ी है। जी सर। सर, आपका क्रिकेटर बनने का जो सपना था वो कैसे आगे बढ़ा, और कैसे आपने सोचा है, किस मोमेंट में आपने सोचा कि हाँ मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है? नहीं, फील्ड में देखिए ब्लड में था। पापा खेलते थे, बिहार से खेले उन्होंने, 16 साल खेले, फिर ईस्ट जोन खेले। तो हुआ ये कि मैं यहाँ पर कॉलोनी में, वो छोटा था, कॉलोनी में जाता था, अच्छा खेलता था, तो जो बड़े लड़के थे वो मुझे अपने साथ टीम में ले आते थे खिलाने के लिए, बॉलिंग करने के लिए। फिर हुआ ये कि मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, मैं मैथ्स स्टूडेंट था, तो मैं, लेकिन एक ऐसा साल आया, उस साल में मेरा कॉलेज में एडमिशन, मेरा भिलाई स्टील प्लांट में जॉब, सब एक साथ हो गया। तो जब भिलाई स्टील प्लांट में जॉब लगना, मतलब एक ऐसा रहता था कि यार भिलाई स्टील प्लांट में जॉब मिल रही है, ले लो। तो जब वो ले लिया मैंने, तो फिर किसी ने कहा कि क्रिकेट खेलोगे? पापा ने, मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं, खेलेंगे, खेलो अगर तुमको खेलना है तो नॉर्मली उस वक्त ऐसा होता है कि जब उस जमाने में जब पेरेंट्स आपको फ्री करते हैं तो आप ज़्यादा फ्री हो जाते हो कि हाँ ठीक है भाई, पापा ने बोल दिया है, पेरेंट्स ने बोल दिया है, कर लो। वो मेरे को उसने इन्वॉल्व कर दिया क्रिकेट के अंदर। ब्रेड एंड बटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, क्योंकि सेल ने जॉब दे दिया था भिलाई स्टील प्लांट में। तो मेहनत करने की छूट मिल गई थी जी, पूरी। समय सीमा खत्म हो गई थी। तो वो समय सीमा खत्म होने से जो मेरे को मेहनत करनी थी, उसकी छूट मिलने की वजह से मेरा टाइमिंग सब कुछ हो गया। यस, मैंने मेहनत की, डिसिप्लिन के साथ की, टाइमिंग का मैंने रेस्पेक्ट किया हमेशा, और जिसका नतीजा मिला कि मुझे जब मेरे को जब चांस मिला या मेरा लक खुला या जो भी हुआ, मैंने परफॉर्म किया, वो परफॉर्मेंस हुआ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा सर कि डिसिप्लिन इज द परमानेंट वर्क, मोटिवेशन टेम्पररी हो सकता है। मोटिवेशन आपको, देखिए मोटिवेशन आपको मतलब उस वर्क को करने के लिए एक आपके लिए वो है कि भाई मुझे वर्क करना है, लेकिन बाकी जो मोटिवेशन है ना, वो आपका किसी के बोलने से नहीं आता, वो आपने सेल्फ अंदर से होना चाहिए। तो जब मैंने डिसिप्लिन, और मैंने ना कुछ टारगेट्स बनाए थे कि भाई मेरे को अपने इस डिसिप्लिन को, हार्ड वर्क को मेंटेन कैसे करना है, उसके लिए मैंने कुछ टारगेट बनाया कि भाई उस वक्त में सर 80s में वो अलार्म वाली घड़ी आती थी, तो घड़ी ले ली। उस वक्त में अब आप कैसे मोटिवेट हो गए सेल्फ, तो ऐसा था कि मुझे कोच के पहले ग्राउंड पहुंचना है। यस। तो अगर आप मेरा कोई रिग्रेट्स पूछोगे लाइफ में, तो मेरा एक ही रिग्रेट्स है
कि मैं आज तक कभी भी अपने कोच के पहले ग्राउंड नहीं पहुंचा, जबकि मैं टाइम में पहुंचता था। समझना जी, क्या बोलना चाह रहा हूं। यस यस जी, मैंने कभी लेट नहीं हुआ, लेकिन आज तक मैं कभी कोच के पहले नहीं पहुंचा, जबकि मैं हमेशा चाहता था कि मैं उनके पहले पहुंचूं। जी जी। और शायद कोच भी ये चाहते होंगे कि प्लेयर्स पहले पहुंचे। नहीं, हमारे कोच का उनका ये था कि अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको कोचिंग करने की, तो मुझे वहां पहले होना चाहिए जी तो वो सारी चीजें क्या सीखने मिलती है जब आप सीनियर के साथ रहते हो, तो ये चीजें सीखने मिलती है। तो हमारे जो कोच थे उस टाइम गोपाल राव थे, काफी सीनियर रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं। तो बस वही रहा कि उनके पहले पहुंचना है, और उनका ये था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे इनके पहले आना है। जी जी जी। और वो जो टकराव रहा है, इससे हम लोग का डिसिप्लिन, टाइम सब मेंटेन। जी जी जी। सर आगे बढ़ते हैं, कब और कैसे मालूम चला कि मुझे भारत के लिए मैच खेलना है या भारत के लिए मैं तैयार हूं? नहीं, मैंने कभी भी ऐसा मैंने तैयारी नहीं की कि मुझे हिंदुस्तान के लिए खेलना है। मेरे मन में जब मैंने शुरू किया और जब भिलाई प्लान ज्वाइन किया तो मैं सेल के लिए खेल रहा था। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और दिल्ली में टीम थी। दिल्ली में हमारी टीम बहुत अच्छी थी, सारे स्टार्स थे। मनिंदर सिंह बेदी, बिशन सिंह बेदी सर हमारे मैनेजर थे। कीर्ति आजाद, मनिंदर सिंह, सुरेंद्र खन्ना, राजेंद्र अमरनाथ, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर के हिंदुस्तान के जो सेल के डिफरेंट प्लांट में थे। तो हमारी एक बहुत अच्छी टीम थी दिल्ली में। अब हुआ क्या कि जब वहाँ खेलने लगे तो डेवलप अपने आप होने लगा, क्योंकि आप सीनियर के साथ खेलते हैं तो बहुत चीज सीखते हैं। वो हुआ। उसके बाद एक कसक थी दिल में कि यार फादर ने इतना बड़ी क्रिकेट खेली है, तो मैं भी रणजी ट्रॉफी खेल लूँ। वो जोन खेले तो मैं एटलीस्ट रणजी ट्रॉफी खेल लूँ। एक रहता है मन में कि यार पापा इतना खेले हैं तो लाओ इतना पहुंच जाओ, और वही एक टारगेट था। तो उसमें मेरे पास प्लस पॉइंट क्या हुआ कि जिस साल मैं रणजी ट्रॉफी खेला 88, उसी साल हिंदुस्तान में पहली बार बोर्ड ने परमिशन दिया कि कोई भी सीनियर प्लेयर किसी भी दूसरे स्टेट में जाकर के एज ए प्रोफेशनल प्लेयर खेल सकता है। जी 2 प्लेयर को उन्होंने अलाउ किया। जी। तो मेरा जिसको बोलते हैं ना लक इतना अच्छा था कि उसी साल माधवराव सिंधिया जी के प्रयास से संदीप पाटिल और टी.एस. शेखर, जो MRFS फाउंडेशन के जो करता है, ये दोनों एज ए प्रोफेशनल उन्होंने मध्य प्रदेश टीम में आए, और उसी साल मेरा सिलेक्शन हो। तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा कि मेरे को अपने क्रिकेट में जो और ऊंचाइयों को लेने के लिए जो सपोर्ट चाहिए था, जो सीखना था, जो चीजें मेरे को चाहिए थी, जो मेरे पूरी पर्सनालिटी को बिल्ड करती, वो मुझे उनके रहते और मिल गई। एक्सपोजर बढ़ गया। जी सर। सर सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन दोनों की कप्तानी में आपने मैच खेला है। दोनों कैसे देखते हैं आप, और उनकी कार्यशैली या डिसीजन लेने की क्षमता किस तरीके की थी? दोनों की अलग अलग है। मोहम्मद अजहरुद्दीन, उनका ये मानना था कि भाई आप पूरी जिंदगी कुछ करते हुए आए हो, हिंदुस्तान की टीम में आए हो, तो आपको ये पता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। उनका सोच ऐसी थी। तो आपको अपनी ड्यूटी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी ड्यूटी के लिए क्या क्या चीज चाहिए वो आप मुझे बताइए, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करूँ। सचिन का ऐसा था, सचिन सामने वाले जो ऑपोजिशन टीम थे उनके प्लेयर जो भी ग्राउंड में खेलते थे, उनको वो रीड करके वो आपको एडवाइस कर रहे थे कि ये देखो ऐसा है, इसको आप ये चीज कर सकते हो। क्योंकि उनके पास जो क्या बोलते हैं, जजमेंट का जो उनके पास पावर थी किसी भी प्लेयर को, वो अलग थी। क्योंकि वो खुद ही इतने बड़े बैट्समैन थे, तो वो बैट्समैन को रीड करने के लिए, तो उसका वो हमको बेनिफिट मिलता था कि ये आदमी ऐसा रीड कर रहा है। जी। ये चीजें फर्क थी। और मेरे साथ अच्छी बात ये थी कि संदीप पाटिल जब आए तो 5 साल उन्होंने वो चीज हमको सिखाई, क्योंकि वो भी मुंबई से थे। सचिन भी मुंबई में खेल गया, सीनियर के साथ आया था। तो वो सारी चीजें एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था, तो बेनिफिट हुआ। तो ये दोनों का अलग अलग तरीका था। जी। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सर, कि हम पहले भारतीय जो टीम थी विदेशी कोच की तरफ जाती थी, और अभी जैसे गौतम गंभीर कोच कर रहे हैं, हाल ही में अच्छे अपने को ट्रॉफीज मिली है, T20 मिली है, वर्ल्ड कप में जीत मिली है। तो किस तरीके से उनकी कोचिंग स्टाइल को देखते हैं आप?
देखिए मैं तो हमेशा ये माना मैंने कि देखिए मैं अभी जिस एरा का मैं प्लेयर हूँ, मेरा ऐसा दो चीज है। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप हिंदुस्तान के लिए खेलते हो तो आपको कोच की जरूरत नहीं है, आपको एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है जो आपको मैनेज करे, यस। बस। कोचिंग की जरूरत नहीं है जी। ना, ये मेरा ऐसा मानना है। अब लेकिन देखा जाए तो अब सिस्टम ऐसा बन गया है तो उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता, उसमें रहना है। उसमें रहना है तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारे हिंदुस्तान के प्लेयर या कोच अगर रहते हैं तो हमको बहुत सारी बेनिफिट मिलती है, क्योंकि हम 30 स्टेट में डिवाइड है। 30 स्टेट के बच्चे जब आगे खेलते हैं तो उनका खान पान, रहन सहन, बातचीत, लैंग्वेज सब अलग है। बाहर का कोई व्यक्ति जिनका एक ही धर्म है, एक ही स्टाइल का खाना पीना है, सब कुछ है, वो आकर के मेरे 30 स्टेट के लोगों को जज करके कैसे उसको वो कर सकता है। प्लस ऊपर में कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक सब स्टेट की अपनी एक जलवायु है, अलग अलग खासियत है। जी। टेम्परेचर डिफरेंट, मिट्टी डिफरेंट। तो वो सब चीज को आप कैसे समझोगे? वो समझने के लिए हमारे जो हिंदुस्तान के जो सीनियर प्लेयर है वही होने चाहिए, वो समझ सकते हैं चीजों को, सब कुछ कर सकते। हाँ, उनके सपोर्टिंग की जो टीम होनी चाहिए उसमें आपको लगता है कि भाई हमको बेस्ट फिजियो चाहिए, बेस्ट हमको मेसियो चाहिए, बेस्ट हमको ट्रेनर चाहिए, तो वो अलग मैटर है जी। कोच या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी आप बोल लो जी। वो अपना खुद का होना चाहिए, यहाँ का होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। सर, छत्तीसगढ़ से आप आते हैं, भिलाई से, उस समय में आपने इंडियन टीम में अपना स्थान पाया था, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछले जैसे 2016-17 से मान्यता मिली है छत्तीसगढ़ क्रिकेट को, और अभी भी एक कसर बची है कि कोई एक खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में, अंतर्राष्ट्रीय टीम में उसको स्थान मिले, तो वहां क्या कमी लग रही है आपको? अभी नहीं, देखिए अभी इंडिया ए टीम में आ गया अपना आयुष पांडे। आयुष पांडे भी अंडर 16 में था मेरे, हम लोग लखनऊ में थे, कानपुर में थे, तो हमारा कैंप था 16 का नेशनल क्रिकेट एकेडमी का, उसमें वो आया था। उसको भी तब मेरी उससे बहुत अच्छी बातचीत हुई थी। तो अब क्या धीरे धीरे अभी तो हमारा शुरू हुआ, अभी सारी फैसिलिटी आनी शुरू हुई, बोर्ड में हमारे यहाँ के आदमी थोड़े पावरफुल हुए, तो अभी क्या धीरे धीरे चीज़ें, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बच्चों में भी बढ़ रहा है कि नहीं हम कुछ करेंगे तो हमारे लिए पीछे बात करने वाले हैं। तो टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट तो बहुत है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दूं कि टैलेंट सिर्फ लड़कों में है, यहाँ की जो लड़कियां हैं उनमें भी टैलेंट बहुत है। जी। एक्सपोजर शुरू हुआ है। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि जब अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था तब से मैं वेट जरूर कर रहा हूँ कि इस एरिया से या मध्य प्रदेश से कोई निकले, तो मध्य प्रदेश से भी कोई मेरे पीछे कोई ऐसा टेस्ट प्लेयर नहीं निकला। हाँ, छत्तीसगढ़ में आया तो छत्तीसगढ़ में से उम्मीद हो गई, तो अभी शुरुआत है, आ जाएंगे। 2-3 साल वेट करिए, 100% मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई ना कोई आ जाएगा। ये महिला क्रिकेट की भी बात कही तो हाल ही में कल का एक न्यूज था कि महक नरवसे भारतीय टीम की अंडर 19 में उपकप्तान बनी है। हाँ, तो वो भी मैंने इसलिए बोला ना, टैलेंट उसमें भी है जी। क्योंकि मैं करीब 2-3 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ महिला क्रिकेट जी। तो उनका जो स्तर है बढ़ ही रहा है, वो नीचे नहीं गया, वो भी उनका भी स्टेप बढ़ रहा है, तो ये अच्छा है, वो उनके लिए भी अच्छा है। और वो आने वाले अभी देखिए, अभी उनका भी IPL बन होना है जी। तो बहुत सारी चीजें अब धीरे धीरे बढ़ रही है। IPL को इस ढंग से लीजिए कि सिलेक्शन के लिए भी लीजिए, IPL को जॉब के अगेंस्ट में आप देखिए कि तो जो उनको जितना पैसा मिल रहा है तो एक सुरक्षा मिल रही है, परिवार को मिल रही है, तो वो बहुत सारी चीजें जोड़नी पड़ेगी जी। तो कहीं ना कहीं अब शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में, हो जाएगा, 1-2 साल दीजिए। जी। और सर, हाल ही में अमय खुरासिया को छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो उसे कैसे देखते हैं आप? और अमय खुरासिया का जो मतलब जो कोचिंग अभी हिस्ट्री रही है काफी अच्छी रही, केरल को अच्छा उन्होंने आगे पहुंचाया है, रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ी मध्य प्रदेश से निकले हैं, तो छत्तीसगढ़ के लिए कैसे रहेगा उनका कोचिंग? देखिए, मैं एक अच्छी बात है कि अमय आया है, अमय मेरा जूनियर रहा है, मेरे साथ खेला हुआ है, बहुत अच्छा बैट्समैन रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया टीम में आने के बाद
उतना अच्छा नहीं कर पाए, वो अब क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं कर पाए और क्या उनके साथ हुआ, मैंने कभी इस ढंग से बातचीत नहीं की उनके साथ। लेकिन उनका छत्तीसगढ़ में आना मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है और उनको उसका फ़ायदा लेना चाहिए। जहाँ तक उनकी हिस्ट्री है कोचिंग की, उन्होंने केरला को भी फाइनल पहुँचाया है, तो कहीं ना कहीं उनमें एक अच्छा करने का जज्बा है, तो उसका फ़ायदा मिलेगा जी। सर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्रिकेट में कितना फर्क आपको समझ में आता है, या किस तरीके से छत्तीसगढ़ क्रिकेट आगे बढ़ रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश जो बना है वो पिछले उसकी हिस्ट्री होलकर के टाइम से, तो उसको कंपेयर मत करिए छत्तीसगढ़ से, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी वहीं का पार्ट था, लेकिन ये क्या साइड में था, यहाँ से 1100 किलोमीटर दूर। तो शायद यहाँ से वहाँ जो यहाँ के बच्चे वहाँ गए हैं खेलने के लिए, उसके उसके जिम्मेदार मतलब भिलाई स्टील प्लांट, रायपुर डिवीजन और बिलासपुर डिवीजन, ये टीम थी। 3 टीम वहाँ जाती थी खेलने, उन लोग खेलते थे, उसको एक्सपोजर मिलता था। तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए खेलने का अवसर था, लेकिन उतना एक्सपोजर नहीं था क्योंकि बहुत दूर था। अब हम छत्तीसगढ़ बन गया, बहुत अच्छा हो रहा है। लिमिटेड एक स्टेट है, सारे इवेंट्स, अब सारे ग्रुप में आपको चांस मिल रहा है, अंडर 16, 19, 23, सीनियर, लड़कियों में भी सेम। तो ये सब चीज़ें क्या है, सुविधाएं, स्टेडियम, प्रैक्टिस, मैचेस, तो अब एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ है। समय लगेगा, फिर भी हमने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया है। और मैं समझता हूँ जिस ढंग से अभी फैसिलिटी मिल रही है, अगले मैंने जैसे बोला कि अभी 2-3 साल में हम बहुत अच्छा करेंगे। जी। और जब आप खेल रहे थे सर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ शामिल ही था और बहुत बड़ा राज्य था, तो उस समय भी आपको काफी दिक्कतें होती होंगी कि भाई आप अगर भिलाई में हैं तो आप लोग का सेंटर, और उसके बाद फिर जो अलग अलग कैंप्स लगते होंगे उसके लिए ट्रैवल ज्यादा करना पड़ता होगा। ट्रैवल भी करना पड़ता था, एक ही ट्रेन थी छत्तीसगढ़, वो भोपाल तक जाती थी, वहां से फिर आप टैक्सी लेकर के जाओ, तो थोड़ी सी असुविधाएं तो होती थी, फ्लाइट थी नहीं जी। तो बहुत सारी मतलब ऐसा नहीं है कि इजी था, लेकिन ये था कि मेरे साथ प्लस पॉइंट था कि मैं दिल्ली में सेल के लिए भी खेलता था, तो कम से कम 4 महीना 5 महीना मैं सेल के लिए खेलता था। रणजी ट्रॉफी खेलता था तो मध्य प्रदेश के लिए खेलता था, 6 करीब हमारी 4 महीने का सीजन वो चलता था। तो बेनिफिट ये हुआ कि, और सारी क्रिकेट जो है बहुत अच्छे लोगों के साथ खेला मैं, मतलब बड़े प्लेयर जिसको बोल सकते हैं कि आप उनसे कुछ ना कुछ रोज सीख सकते हैं, सीखने को मिलेगा। तो वो एक जो बेनिफिट मिला उसका मैंने फायदा लिया, मैंने वाकई फायदा लिया जी। मेरे पास जो चीजें नहीं थी उसको मैंने कैसे उनसे सीखूं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करूं, उनकी क्या बातें मैं अपने पास रखूं जिससे मुझे आगे फर्क पड़े। संदीप पाटिल से मैंने ये सीखा कि आपका अंदर तो ठीक है, मतलब ग्राउंड के अंदर तो ठीक है, ग्राउंड के बाहर मतलब चूने लाइन के बाहर, उसके बाहर एक पूरी अलग क्रिकेट है जी। जिसको आप अपनी पर्सनालिटी बोल सकते हो। बहुत सारी चीजें सीखने के लिए बाहर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट अंदर है, बाहर भी बहुत है। वो चीज मैं उनसे सीखा, बहुत सारी चीजें उनसे हम ये सीखे कि अपने आप में जो तुम्हारे पास टैलेंट है, जितना भी टैलेंट है, उसको कब कैसे अपने आप को उसको रखना है और सामने वाले को अपना परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना है, वो चीज सीखे जी। तो बहुत चीजें, मतलब ऐसी रहे। सीनियर है, दिल्ली गए, सुरेंद्र खन्ना थे, मनिंदर था, बॉलिंग कैसे डालनी, किसको कैसे जज करना। दिल्ली की क्रिकेट बहुत ही मतलब तेज क्रिकेट होती, तेज मतलब कि वहां पर मारा पीटी बहुत चलती थी। मारा पीटी मतलब वहां पर बैट्समैन जो थे बहुत तेज तर्रा, बहुत तेज थे। आप वेस्ट बॉम्बे चले जाओ डिफेंसिव, आप क्या साउथ चले जाओ, दोनों प्रकार के, तो ये चीजें डिफरेंस था। तो हम हर जगह क्रिकेट खेलने का मौका मिला क्योंकि सेल की टीम में था जी। फिर रणजी ट्रॉफी में मिला, तो वो बेनिफिट तो हुआ जी। आपने कहा सर कि बड़े क्रिकेटर से खेलने का मौका मिला, और जाहिर सी बात है बड़े क्रिकेटर तो रहे हैं भारत की टीम में। तो बड़े क्रिकेटर जैसे आप बेसिकली देखें, उस समय की बात है 1990 के टाइम में 3 स्पिन ट्रायो थे जिसमें आप हिस्सा थे, अनिल कुंबले, वेंकटपति राजू और राजेश चौहान जी। तो उस समय का जो आप लोग जैसे टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो किस तरह की आप लोगों की रणनीति थी कि कौन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, शुरुआत कौन करेगा, या टेंडम में कैसी बॉलिंग होगी? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या था कि हमारे उस टाइम जो
मैनेजर बोल लो, कोच बोल लो, तो वो थे हमारे एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं हिंदुस्तान के, अजीत वाडेकर सर, जिन्होंने पहली बार इंग्लैंड सीरीज जीती थी एज ए कैप्टन। तो होता क्या था कि जब टीम मीटिंग होती थी ना, तो हमसे ये बोला जाता था, पूछते थे अनिल, हमारा एक्चुअली हम तीनों ने एक कैप्टन बनाया था अनिल को, ओके। तो वो हमसे पूछते थे ये वाली सामने वाली टीम हमको कितने में आउट करके दोगे, पिच की कंडीशन देख करके वो बोलते थे हमको कितने में आउट करोगे। तो पहला क्वेश्चन ये आता था, तो सबसे पहले फिर हम लोग नेगोशिएट करते थे, सर 300 नहीं, तो वो बोलते थे नहीं मेरे को 250 में चाहिए, 250 में चाहिए। तो इस ढंग से नेगोशिएशन होता था। फिर उसके हिसाब से रणनीति बनती थी कि अनिल विकेट ले रहा है या राजू विकेट ले रहा है या मैं विकेट ले रहा हूं। जो विकेट ले रहा है उसको रोकिए, दूसरे एंड से रन रोकिए। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी रहती थी। अनिल और हम लोग ग्राउंड के अंदर डिस्कस करते थे, उस पर चलते थे। अजरुद्दीन सीनियर प्लेयर, कपिल देव थे, इन सब का हम लोग आपस में डिस्कशन होता था। तो बहुत हेल्प होती थी और वैसे ही हम लोग चलते भी थे और वैसा हम करते भी थे। उसका फायदा ये हुआ कि मैं जो 21 टेस्ट मैच खेला, पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यस। 21 टेस्ट मैच खेला, मैं कभी नहीं हारा, कभी नहीं हारे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। बिल्कुल, भारत की तरफ से 21 मैच सर ने खेले और 12 मैच में भारतीय टीम विजयी रही और 9 मैच ड्रॉ रहा। मतलब एक भी मैच सर की उपस्थिति में भारतीय टीम हारी नहीं। बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड। और एक ऐसा टीम प्लेयर को ये के प्रदर्शन को बताता है कि टीम खिलाड़ी या टीम प्लेयर कैसे एक टीम को योगदान दे सकता है। सर बात कर रहे थे हम स्पिन की, तो ये रेड बॉल जो है शायद ये रियल क्रिकेट है। आप लोग के जमाने में रेड बॉल से ही मैक्सिमम खेला जाता था। शायद 70-30 का रेशियो रहा होगा या 80 या 60-40 की बात करें तो क्या ये रेड बॉल आज थोड़ा सा कम हो गया है? इसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में थोड़ा बताइए, और आपका किस तरीके का ग्रिप रहता था? देखिए, वाइट बॉल हमारे टाइम भी था, ऐसा नहीं है। वाइट बॉल 85 बेंचन हेजेस कप जो शुरू हुआ, वहां से वाइट बॉल आ गया था, ऐसा नहीं आ गया था, खेलते भी थे हम लोग। फर्क ये था कि नियम कानून अलग थे, दोनों तरफ से नया नया एक एक बॉल चलता था, अलग अलग नियम चले, सब जो भी चले ठीक है, बॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल इन्होंने कर दिया है कि ये रेड बॉल और ये वाइट बॉल। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें, टेक्निक, बॉलिंग करने की टेक्निक, बॉलिंग का उनका मेहनत करने का सिस्टम सब बदल गया है, जिसकी वजह से जो 2020 खेलते हैं उनको लगता है कि हम वाइट बॉल के ही प्लेयर हैं, हम रेड बॉल खेलेंगे या नहीं खेल पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एक अच्छा है कि रेड बॉल जो है वो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बॉल का, आप बॉल को कैसे यूज करते हो, किस कंडीशन में करते हो, वो सब सीखना पड़ता है। ये कोर्स है पूरा जी। ग्रिप, अभी मैं अगर दिखाऊंगा आपको कैमरे में तो मेरा हाथ इतना बड़ा दिख रहा है तो बॉल छोटा लगेगा। अब वही कोई छोटे हाथ वाला प्लेयर है तो उसका ग्रिप अलग हो जाता है, सेम। तो फर्क उसका नहीं है, फर्क यह है कि मैं अपनी सुविधा के अनुसार उसको कैसे पकड़ के परफेक्शन में डाल रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है जी। कि बॉल सीम में जानी है तो मेरे हाथ के हिसाब से कैसे जानी है। जी। और हम दूसरा के बारे में जो दूसरा कब इंट्रोड्यूस हुआ सर, या दूसरा आपने भी? दूसरा ये शब्द है ये लेग कटर बोलते हैं इसको, बेसिकली लेग कटर। वो दूसरा एक अपनी, वो ठीक है, वो हमने हिंदुस्तानियों ने और पाकिस्तानियों ने सबने मिल करके दूसरा इसलिए डाला कि ये बोलने के लिए आसान हो जाता है। जब आप दूसरी कंट्री के अगेंस्ट में खेलते हो तो एक शब्द रहता है जो सामने वाले को समझ में नहीं आता जी। लेकिन लेग कटर होता है, लेग कटर बोला जाता है। लेग कटर जब बोलते हो तो सामने वाले को याद आ जाता है कि ये लेग कटर डालेगा जी। लेकिन आप बोलते हो चल दूसरा डाल रहे, चल वो कर ले, तो एक अलग मैटर है जी। और जैसे कि सर लाल गेंद सफेद गेंद के बारे में बात कही, अब एक गेंद आ गई गुलाबी गेंद। हाल ही में एक डिसीजन हुआ है टेस्ट में, रोशनी खराब होती है, आर्टिफिशियल लाइट्स में मैच खेलते हैं, तो पिंक गेंद को या गुलाबी गेंद को यूज कर सकते हैं। तो इस निर्णय को कैसे देखते हैं आप? निर्णय को देखो, मैं इतना जानता हूं कि मैं एकदम सीधा सीधा कंपैरिजन करता हूं। फीफा वर्ल्ड कप चालू है जी।
वर्ल्ड कप फुटबॉल का मैं करीब करीब अगर आप देखो 70-80 साल से मैं मतलब पुराना जाओ, उसके पहले की जो मेरे पास क्लिपिंग भी नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसको देखते हो तो कपड़े का डिज़ाइन, जूते का डिज़ाइन कलर, मोजे का डिज़ाइन कलर, टी शर्ट का डिज़ाइन कलर को छोड़ के, फुटबॉल का शायद बनावट छोड़ के कुछ नहीं बदला। जी कुछ नियम कानून जरूर बदले, क्योंकि रेफरी के लिए और सबके लिए उन्होंने आसान किया थोड़ा बहुत, ठीक है जी बाकी कुछ नहीं बदला। जी हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने सब इवेंट पे कन्वर्ट कर दिया, 2020 अलग कर दिया, 50 अलग कर दिया, टेस्ट मैच अलग कर दिया। नुकसान है, नुकसान है। ये नुकसान हमको आज समझ में नहीं आएगा। जी नहीं, और नुकसान हो भी रहा है सर। लेकिन अब मैं अगर अपने कंट्री की बात करूं, आईपीएल जो होता है 2020, 1.5 महीने के एक आईपीएल में, 45 दिन के आईपीएल में हिंदुस्तान के कम से कम जितना मैं सोच रहा हूं, अगर पूरे हिंदुस्तान में होता तो 10,000 परिवार पलता है। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो उसके लिए गर्व है कि यार क्रिकेट ने इतने परिवार को पाल रहा है। क्रिकेटर अलग, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ जी। इवेंट होने में, जी तो वो अलग खुशी है। जी लेकिन गम इसका है कि अगर ये इस टाइप से इवेंट बढ़ते रहे तो क्रिकेट को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। जी। तो हमारे नियम कानून या हम जो चीज बनाए वो ऐसा होना चाहिए कि क्रिकेट अपनी जगह, क्रिकेट खराब नहीं होनी चाहिए। टेस्ट मैच का अपना इंपॉर्टेंस है, वनडे का एक अपना है, 2020 का अपना है। इंपॉर्टेंस कहीं भी ऐसा नहीं है कि नहीं है जी। लेकिन उसको बनाए रखने के लिए नियम कानून आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। फॉलो करने के लिए बायलॉज बनने चाहिए, ये मेरा मानना है। जी 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 बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि नुकसान समझ में आएगा, और नुकसान होने लगा है सर, क्योंकि अगर बात करें पिछले 2 घरेलू सीरीज की, न्यूजीलैंड आती है लगातार 3-0 से हरा के जाती है, साउथ अफ्रीका आती है लगातार 2-0 से हरा के जाती है। तो ये ऐसा कभी देखने को नहीं मिला हमको पिछले 12 सालों में। ऐसा है, जब आप कोचेस बदलेंगे, आप वीडियोस बनाएंगे, वीडियोस को आप आदान प्रदान करेंगे, आप उनको अपनी जो क्या बोलते हैं क्वालिटी है उसको आप बताएंगे। आप ये बोलते हैं कि हम तो उनको क्या बोलते हैं फ्रेंडली वे में स्पोर्ट्स से हम सिखा रहे हैं, आप उनके कोचेस लाते हैं जो आपको कोचिंग करते हैं, वो आपसे सीखते हैं, तो सब कुछ आपने दे दिया है, आप ओपन हो गए हो। अब स्थिति ये आ गई है, नुकसान मैंने बोला, स्थिति ये आ गई है कि हम दुनिया के दूसरे स्पिनरों के सामने हमारे बैट्समैन नहीं खेल पाते। यस जी बिल्कुल। हमको खुद को समझ में नहीं आता कि हम किस टाइप की पिचेस बनाए जी। तो ये चीज नुकसान तो होगा जी, क्यों नहीं होगा, होगा जी। छत्तीसगढ़ क्रिकेट की बात कर ली सर, घरेलू क्रिकेट की बात कर ली, टेस्ट क्रिकेट की बात भी हमने की, और गेम की जो उपयोग है, जिस तरीके से उपयोग हो रहा है उसके बात की। अब आते हैं वनडे क्रिकेट। हाल ही में से 2027 में वनडे वर्ल्ड कप होना है, तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा हर क्रिकेट फैन के लिए है कि विराट और रोहित उस टीम का हिस्सा रहेंगे या नहीं? देखिए वो अब उनके ऊपर है बोर्ड, और हमारे पास इतनी ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ है। आप थोड़ा सा देखेंगे कि ठीक है, मैं आईपीएल को 50 ओवर के हिसाब से नहीं भी लूंगा तो भी हमारे पास उतने प्लेयर हैं कि उनकी जगह ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हमें एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत है या नहीं है, ये चीज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत है तो लेना है, नहीं है तो भी ठीक है भाई। बहुत सिंपल है, उन्होंने एक स्टेप पीछे करके एक प्रकार के क्रिकेट को अगर उन्होंने अलविदा कहा है तो उन्होंने स्टेप तो ले ही लिया है अलविदा कहने का जी। अब हमारे ऊपर है कि हम उनको किस ढंग से बोलते हैं या उनसे रिक्वेस्ट करते हैं या हम उनको यूज करते हैं। जितने भी क्रिकेट वो खेलना चाहते हैं वो हमारे ऊपर जी। और उनका जो महत्वपूर्ण जो उनका इंडिविजुअल फॉर्म है वो ज्यादा डिपेंड करता है शायद। नहीं, फॉर्म देखिए, सीनियर प्लेयर जो होते हैं ना उनका फॉर्म का इतना मतलब वो बेकार की बात है। 11 प्लेयर हैं जी, कोई ऐसा नहीं है कि परफॉर्म नहीं करने के लिए कोई नहीं खेलता, सब परफॉर्मेंस के लिए खेलता है। वो फॉर्म, अगर आप सीनियर प्लेयर को ले रहे हो और आप फॉर्म की बात करो, 2 चीजें नहीं हो सकती। फॉर्म की बात होती है उन प्लेयरों के लिए जो अंदर आना चाह रहा है,
उनके लिए होती है। जी। और सर जैसे कि 11 खिलाड़ी की बात की है, 11 खिलाड़ी ही खेलते हैं, 12वां खिलाड़ी भी इम्पैक्ट प्लेयर ऐसा यूज वो हुआ तो है अभी IPL आईपीएल में होगा। जी। तो क्या उससे नुकसान है टीम को। तरीका मैंने क्या बोला ना, जब हम इवेंट पे चले जाते हैं, अभी क्रिकेट का इवेंट पे टूट रही है, जब आप इवेंट पे टूटोगे ना तो आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं, कोई भी चीज, मतलब जिस चीज को आप इवेंट में तोड़ोगे, शादी को तोड़ दिया आपने इवेंट में, जी क्या हुआ? पूरी संस्कृति खत्म हो गई। जी आपका पूरा जो आपका मतलब इंडिविजुअल समाज की जो एक पद्धति थी वो खत्म हो गई, जी क्योंकि आपने इवेंट में तोड़ दिया। आप क्रिकेट को इवेंट में तोड़ोगे टूट जाएगी। वही मैं फीफा के लिए बोल रहा था जी कि उन्होंने इवेंट में नहीं तोड़ा, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि मैं नहीं भैया हम 10 मिनट खिलाएंगे, 15 मिनट खिलाएंगे, आपको ये आप हेड नहीं कर पाओगे, आप ये नहीं कर पाओगे, हाथ से बॉल रोक सकते हो। उन्होंने ये सब नहीं बोला। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप चड्डी ऊपर पहनते थे, छोटी पहनते थे, लंबी पहनते थे, छोटी कर लो, ये कर लो, कलर बदल लो, सब कुछ कर लिया, जूते बदल लो, सब कर लिया। जी फुटबॉल का शेप वही है, लेकिन फुटबॉल का उन्होंने लेदर बदल दिया, सब कर दिया। लेकिन फुटबॉल उतना ही खेला जाता है जितनी जरूरत है जी। और समय भी 90 मिनट है, मतलब गोल वैसे ही है, गोल की साइज वैसी है, सब कुछ है, इवेंट में तो नहीं बदला, जी क्वालिटी बनी हुई है जी। हॉकी में उन्होंने इवेंट किया, पहले उन्होंने ग्रास का था तो उन्होंने एस्ट्रोटर्फ ले आए, फिर सुपर एस्ट्रोटर्फ, वो सब किया। आज मेरे को बताओ, पूरे हमारे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, आज हॉकी देखने की इच्छा खत्म हो गई। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। प्लेयर नहीं आते आज, लोकल प्लेयर में प्रैक्टिस करने बच्चे नहीं आते। जी। जब भी कोई भी चीज को आप इवेंट में कन्वर्ट किए आपने, शायद इवेंट वर्ड मेरा है, मतलब आपने उसको किसी भी ढंग से तोड़ा, आपने पारंपरिक रूप से, खत्म, ये मान के चलिए। जी। और सही कहा सर आपने, फुटबॉल में जितना रूल चेंज नहीं हुआ उतना ज्यादा क्रिकेट में चेंज हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो फर्क तो पड़ेगा उसमें। लॉन टेनिस में देख लीजिए, लॉन टेनिस अभी इंग्लैंड में अभी ग्रास कोर्ट में खेला जाएगा जी, विंबलडन। आज कितने साल से खेल रहे हैं, ठीक है, उनके भी वो फ्रॉक से लेकर के आज शॉर्ट तक आ गई, लड़कियां भी आ गई, उनके कपड़े भी बदल गए, जूते, लेकिन जूते की क्वालिटी, वो सब सारे रैकेट की क्वालिटी, वो सब बदली, सिस्टम वही है, पॉइंट वही है जी, जो आधार है आधार वही है, खत्म। आज देखिए उसका बेनिफिट क्या हुआ जी। लोग आज वेट करते हैं शाम का 6 बजे का कि भैया आज विंबलडन में किसका मैच है जी। इसी बात है, बस कोई इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और इस पर कोई डिस्कशन करना भी चाहता है तो मैं करने को तैयार हूँ। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। इंदौर के होलकर स्टेडियम में सर एक नया संग्रहालय बनाया है, काफी खूबसूरत है, और उसमें एक द्वार आपके नाम से बनाया गया है। द्वार नहीं, वहां पर एक छोटा सा कैबिन है, सॉरी वो अलमारी है जी, जो डिस्प्ले जिसको बोलते हैं जी। उस डिस्प्ले में मेरे कुछ मोमेंटोज हैं जो वहां पर रखे हुए हैं। नेचुरल है, सिर्फ मेरे ही नहीं है, होलकर के टाइम के भी बहुत सारे हैं, मुश्ताक साहब के भी हैं, कंट्री के दूसरे हिस्से से भी बहुत सारे आए हैं, सनी भाई के भी हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं उनके भी रखे हुए हैं। तो एक म्यूजियम बना है, उसमें मेरा भी रखा है, और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि इतने बड़े बड़े प्लेयरों के बीच में मेरा भी एक वहाँ पर छोटा सा डिस्प्ले बनाया गया। जी सर, आपके समय में जो खिलाड़ी खेल रहे थे तो, और आपका जो था, मतलब कि खेलने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद आपने सोचा कि वापस क्रिकेट की तरफ एज अ कोच, एज अ टीम मैनेजर या उस तरीके से योगदान दिया जाए, या फिर आपकी क्या सोच थी क्रिकेट छोड़ने के बाद? कोशिश की मैंने, लेकिन शायद मैं फिट नहीं बैठ रहा था उस जगह पे, क्योंकि शायद मेरा वो रूढ़िवादी होना, शायद मेरा वो डिसिप्लिन होना, शायद मेरा क्या बोल सकता हूँ मैं, कि उतना एक वो लोगों को पसंद नहीं आया, या लोगों ने उसको गलत ढंग से देखा, या जो भी है, ठीक है, फेयर इनफ। जी। नुकसान मेरा नहीं है जी। नुकसान अगर मेरे से कोई अच्छी चीज नहीं लेना चाहता है और उसके लिए अगर वो एक्सक्यूजेस दे रहा है तो उसका नुकसान है, जी, मेरा नहीं है। सही कहा सर आपने। क्रिकेट और लाइफ की टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं सर। आपके लिए क्रिकेट
का टर्निंग पॉइंट क्या था, और सेम अगर हम साधारण जिंदगी की बात करते हैं तो वो एक ऐसा दौर कौन सा था? मैंने अभी तक कभी बताया नहीं, मैंने ये बात नहीं की। मेरा लाइफ और क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट था संदीप पाटिल आए 1988 में रणजी ट्रॉफी में। मैं भी रणजी ट्रॉफी टीम में आया, 5 साल हो गया था। 92 में मध्य प्रदेश की टीम ने हम क्वालिफाई 2-3 बार हमने नॉकआउट में क्वालिफाई किया, तो सिंधिया जी हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हमको एक टूर दिया, केनिया टूर, मध्य प्रदेश की टीम को, कि भाई आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, सब कुछ किया है, तो संदीप भाई ने एक ऑप्शन रखा कि हम कीनिया जाते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी टीमें हैं। और तब कीनिया की टीम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आ चुकी थी। तो संदीप पाटिल ने ये ऑप्शन रखा कि हम जाएंगे, वहाँ बहुत अच्छे क्लब हैं, ग्राउंड बहुत अच्छे हैं, टीम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आ गई है, तो हम वहाँ मैचेस खेलेंगे, 5 मैच हम खेलेंगे। और एक अवार्ड जैसा भी था कि भाई 5 साल बच्चों ने मेहनत की है। मध्य प्रदेश की टीम जो टॉप में टेबल में नीचे रहती थी, उसको नंबर 1 पे ले आए, मेहनत की है, तो इनको एक रिवार्ड दिया जाए। तो जब मैं वहां गया कीनिया में, तो एक गुलाम परगार करके एक बहुत पुराने खिलाड़ी थे मुंबई से, इंडिया के लिए एक मैच खेले, वो उनके क्लब के ओनर थे, मतलब ओनर के क्लब के वो पूरा करता धरता थे। तो उन्होंने एक ऑफर दिया मुझे कि आप अगर आना चाहते हो तो आप यहाँ आ जाए, मैं आपको जॉब और सब कुछ यहाँ मिलेगा, और हो सकता है तो आप केनिया के लिए खेल सकते हो। मैंने संदीप भाई से बात की, संदीप भाई एग्री भी किए, और ऑलमोस्ट सब फाइनल हो गया था। और जब हम उस टूर से वापस आए, तो मैं तो तैयारी से करने के लिए आया था कि मुझे वापस जाना है केनिया, फैमिली से बातचीत करूंगा और निकल जाएंगे। और हुआ ये कि जब हम हिंदुस्तान पहुंचे तो संदीप भाई को मैसेज मिला, क्योंकि टेलीफोनिक मोबाइल तो थे नहीं जी। संदीप भाई के घर पे मैसेज था कि बॉम्बे में कि राजेश का सिलेक्शन हुआ है सेंट्रल जोन के लिए, तो उसको बोलिए वहां जाएगा खेलने। संदीप भाई ने मुझे मैसेज किया, तो मैंने पूछा संदीप भाई कब कीनिया जाना है और यहाँ तो कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, तुम जाओ और एक बार चांस तो लो खेलने का, उसके बाद भले 1 महीने बाद चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। जी। तो मैं जब गया सेंट्रल जोन के लिए खेला हमने वेस्ट जोन को हराया। पहले इनिंग में मेरी 6 विकेट हुई, दूसरे इनिंग में 2, मैं मैन ऑफ द मैच रहा। और हुआ ये कि वहाँ से अगले मैच नॉर्थ जोन से था, और जो हमने वेस्ट जोन को हराया उसमें सचिन, विनोद कामली, संजय मांजरेकर, रवि शास्त्री, किरण मोरे, ये सारे बड़े बड़े प्लेयर थे, और हमने उनको हराया। तो जब उनको हमने हराया, उसके बाद हम नॉर्थ जोन से फाइनल खेले, और फिर वहाँ से मेरा सिलेक्शन जो है वो बोर्ड प्रेसिडेंट 11 में पहली बार हुआ। तो वो जो बोलते हैं ना, लाइफ में क्रिकेट का चेंजेस और लाइफ का चेंजेस, वो एक टर्निंग पॉइंट था। अगर मैं नहीं आता उस मैच के लिए तो शायद मैं कीनिया के लिए खेल रहा होता जी। लेकिन उस मैच के लिए संदीप भाई की बात मान के मैं आ गया, तो मैं हिंदुस्तान के लिए खेला। जी जी बिल्कुल। आपने इस दौरान 2 बल्लेबाजों के बारे में बात कही सर, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली। सचिन तेंदुलकर के बारे में तो बिल्कुल जितनी ही बात करें कम है, आपने बताया भी है। विनोद कांबली का कैरियर भी उनके साथ ही शुरुआत हुआ था, और शायद जितनी प्रतिभा सचिन में थी उतनी प्रतिभा विनोद कांबली में भी थी, लेकिन उनका कैरियर क्यों रुक गया? विनोद कांबली मेरे साथ 4 साल रूम पार्टनर थे जी। उनको बहुत अच्छे से, जितना मैं जानता हूं कोई नहीं जानता जी। लेकिन मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, मतलब मेरे मन में इच्छा भी है कि अगर कभी किताब लिखनी पड़ी तो मैं उसके ऊपर लिखूंगा जी। कि कैसे कोई टैलेंटेड प्लेयर कैसे खत्म होता है जी। और क्यों खत्म होता है। तो जब अभी जो समय है, उस टाइम तो एक ही प्लेयर खत्म हुआ, अभी जो समय है, जिस ढंग से समाज के अंदर बदलाव आ रहा है, क्रिकेटिंग समाज के अंदर बहुत सारी चीज ऐसी है कि लोगों को सही ढंग से लोग उनके पीछे साथ होने बहुत जरूरी है। जी। जी। जो उस वक्त विनोद के साथ नहीं थे, सचिन के साथ उनके ब्रदर खड़े थे। जी। अजीत तेंदुलकर। अजीत। जी। विनोद के साथ कोई अजीत नहीं था। जी।
विनोद के साथ एक राजेश था, लेकिन राजेश बहुत दूर था जी और वो राजेश वहां पर सिर्फ मैच के दौरान था, बाद में राजेश नहीं था, जी। तो वो फर्क रह गया। बहुत बड़ी और बहुत सही बात आपने कही सर। सिर्फ क्रिकेट के लिए ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी या कोई इंडिविजुअल वो प्रदर्शन कर रहा है तो उसके पीछे कितने लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग, कैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे लोग कितने सपोर्ट लोग कर रहे हैं। नहीं, यस यस जी, कैसे लोग सपोर्ट कर रहे कैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सचिन के साथ एक ही आदमी था, अजीत तेंदुलकर। हैं। जी, लोगों की गिनती नहीं, लोग कैसे हैं वो ज्यादा कैसे हैं जरूरी वो है। इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर, उस टाइम का 90 के दौर का क्रिकेट अभी के क्रिकेट में काफी बदलाव है, लेकिन अभी के में क्या अच्छा है जिसको आप पिक करके उस टाइम चाहते थे कि हाँ वो हो सकता। देखिए अभी जो है ना, प्लेयर्स में टैलेंट बहुत आ गया, बहुत टैलेंट बहुत है, और प्रैक्टिस सुविधा इतनी मिल गई है कि आप अपने टैलेंट को ना एक्सपोज बहुत जल्दी कर सकते हो, जैसे वैभव सूर्यवंशी। यस जी क्योंकि सिस्टम वैसा आ गया। जी हमारे टाइम में वो फैसिलिटी नहीं थी। हम खुद ही पिच बना रहे होते थे, खुद ही रोलर खींच रहे होते थे, खुद ही मैट गाड़ रहे होते थे। जी जी तो वो सारी चीजें थी। अभी तो आप बच्चा आता है रेगुलर, सारा कुछ रेडी मिलता है, कुछ नहीं करना है, जी कुछ भी नहीं करना है। आप जाइए, अपना पैड पहनिए, वार्म अप करिए और अंदर सीधा बैटिंग करने चले जाइए। बैटिंग के बाद आपका कोच आपको इंडिविजुअल प्रैक्टिस अलग, वो अलग, बहुत सारी चीजें आ गई। हमारे टाइम में तो सब कुछ खुद करो। जी फ्लड लाइट भी नहीं थी, तो हम मतलब, और क्रिकेट होती थी वो 4 महीने होती थी टोटल। अक्टूबर में शुरू होती थी, सितंबर एंड में, अक्टूबर में शुरू होती थी, फरवरी में खत्म हो जाती थी, सीजन चलता था। सीजन था। अभी तो ऐसा है कि क्रिकेट 300 अभी हाल ही में मतलब गर्मी के मौसम में चंडीगढ़ में मैच खेला जा रहा है। तो सारा कुछ बदल गया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जिनको वाकई क्रिकेट खेलना है उनके लिए सारी सुविधाएं आ गई जी। और हमारे टाइम में वो सुविधा नहीं होने की वजह से बहुत कम लोग थे, लेकिन कंपटीशन बहुत था। अभी भी ज्यादा लोग हैं, कंपटीशन बहुत है, तो ये बहुत सारी चीजें हुई जी। और जैसे कि वैभव सूर्यवंशी की बात आपने कही सर, तो ये बहुत सारे ओपिनियन आ रहे हैं, क्या उनको अभी डायरेक्टली टीम में ले लिया जाए, सीनियर टीम में, या फिर अभी भी उनके पास समय है। देखिए मैं उससे कभी मिला नहीं, मैंने उससे बात नहीं की जी। मैंने उसको जो भी देखा वो टीवी में देखा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप उसको किसी से भी तुलना करते हैं, आप उसको सचिन से तुलना कर रहे हैं, आप किसी से भी तुलना कर रहे हैं, सचिन जब इंडिया टीम में आए थे, मैं आपको बता दूं, उसके पहले हम मध्य प्रदेश की टीम बॉम्बे गई थी, तो वो हमारे सामने एक मैच खेले थे, मध्य प्रदेश की टीम के सामने एक फ्रेंडली मैच खेले थे और ही स्कोर्ड 148 अगेंस्ट अस। ओके जी। संदीप भाई उसकी टीम से, उनकी टीम से खेले थे, सीसीआई की टीम क्लब की, और एमपी की टीम से मैच था। ही स्कोर्ड 148 एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 16। ओके। और 16 भी नहीं, ऑलमोस्ट 14 एंड हाफ। ओहो, मैं बात बता रहा हूँ 88 की। मतलब वैभव सूर्यवंशी के छोटे। जी। संदीप भाई बोले देखना एक बच्चा आ रहा है, उसको देखना कि कैसा बैटिंग करता है। तो जब ये आए तो छोटे से थे, घुंघराले बॉल, बहुत क्यूट से, और एकदम से सर, वो संदीप मी आलो, तो संदीप भाई ने हम सबसे मिलाया, तो हम लोग वो सर करके बात कर रहे थे जी। फिर ड्रेसिंग रूम में उनको जगह दी गई, बैठे, उन्होंने अपना धीरे से सब कुछ निकाला। बट जब मैंने उनको बैटिंग करते देखा तो मुझे लगा कि एक रियल में संदीप भाई जो बोल रहे हैं वैसा प्लेयर ये है। अब सेकंड पार्ट, जब वो हिंदुस्तान की टीम में आए, रणजी ट्रॉफी टीम में आए, तब लोकल में उनकी 75 सेंचुरी हो चुकी थी जी। 72 सेंचुरी जी। लोकल क्रिकेट, जी। क्लब क्रिकेट। जी जी जी। तब वो टीम में आए। जी। तो कंपेयर मत करो आप। जी। और इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। मतलब उनका आधार पहले ही लोकल क्रिकेट में बन चुका था और उनका वो सिस्टम में था। तो उसको आप कंपैरिजन करोगे कि भाई आपने 22 बॉल में 50 बनाए, 60 बनाए, और किस वक्त पे बनाए, कौन से स्टाइल में बनाए, कौन सी जगह पे आपने शॉट मारे, किस जगह पे शॉट नहीं मारे, आप में क्या क्वालिटी है, वो अलग मैटर है, छोड़ दो। इसलिए इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। मैं उस कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं चाहता। यस, बिल्कुल सर। बट मैंने सिर्फ एक कंपैरिजन कर दिया कि सचिन जब इंडिया टीम में आए थे, रणजी ट्रॉफी टीम में,
रणजी ट्रॉफी इंडिया भी नहीं। रणजी मैं ट्रॉफी। बॉम्बे की जब रणजी ट्रॉफी टीम में आए थे, दैट टाइम ऑलमोस्ट 72 सेंचुरी थी उनकी क्लब लेवल। क्लब लेवल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये डिफरेंस था। अब देख लीजिए, देखते हैं, वक्त आएगा समझ में आएगा। और भारतीय क्रिकेट की बात करें सर, तो हर दौर में ऐसे बड़े प्लेयर मतलब नंबर 1 प्लेयर रहे हैं। सुनील गावस्कर की बात करते हैं हम, खतरनाक दौर था, वेस्ट इंडीज पूरा हावी था, बड़े बड़े बॉलर थे, बिना हेलमेट के उन्हें बल्लेबाजी करी। सचिन तेंदुलकर का दौर आया, पूरी दुनिया, पूरा भारत एक मतलब सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए मैच देखता था उस टाइम। विराट कोहली आए, अभी शुभमन गिल हैं, धोनी है, धोनी है, के लिए आज पूरा चेन्नई रेडी बड़ा जी हुआ है, जी ठीक है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल बोल रहे बिल्कुल हो आप। बिल्कुल। तो अगर बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं सर, तो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कहीं ऊपर ही मिले या लेवल पे भी आए। हम बात करें, तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्यों ना कहें कि जिस तरीके का स्तर विराट कोहली को मिला है, बिल्कुल सचिन को वो फॉलो करते हैं, तो क्या विराट कोहली के मेहनत में उनको सफलता मिली है? टैलेंट, हाँ हो सकता है टैलेंट थोड़ा सा कम रहा होगा उनका, हमेशा रोहित शर्मा से कंपेरिजन किया जाता है। देखिए, हर एक का अपना अलग सिस्टम है खेलने का, अलग 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 चीजें हैं। जो शॉट रोहित मार सकते हैं शायद कोहली नहीं मार सकते। जी जिस ढंग से कोहली का जो उनका अंदर से वो जो एक लेके चलते हैं, जो उनका अटैचमेंट, प्यार दिखता है क्रिकेट के लिए, तो बिल्कुल एकदम, तो वो चीज शायद रोहित नहीं कर सकते। वो जी। अपने कूल है, जी ठीक है ना। तो एक किसी से कंपैरिजन मत करिए, सबका अलग अलग है सिस्टम, सबका अलग अलग है। सिर्फ ये देखिए कि जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनके सामने खेल रहे हैं, जो बॉलर कौन था, किसने क्या किया, उनके सामने वो कैसा खेल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जी जी सनी भाई का अपना दौर था, विश्वनाथ जी का अपना दौर था, संदीप पाटिल की भी हमने बैटिंग देखी, अपना दौर था। दिलीप वेंगसरकर की हमने बैटिंग देखी, अपना दौर था। जी सौरव गांगुली की देखी हमने, वो अपना जी, था। जी, तो जी। सबका अपना अपना, वीरेंद्र सहवाग का था, अपना था। उनकी बातें सुनो तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये सब चीजें तो हमने सोची नहीं। जी तो बहुत सारी चीजें हैं कि वो अपना है, सबका अपना है। तो उसमें कहीं किसी से कंपेयर करने वाली बात ही नहीं है। हाँ, अब रिकॉर्ड है तो उसको कुछ नहीं कर सकते, रिकॉर्ड तो बनेंगे ही, अगर आदमी जी। खेलेगा तो रिकॉर्ड तो होना और है। इस बीच में एक चीज अच्छा हुआ कि भारतीय क्रिकेट हमेशा आगे बढ़ता गया। हाँ, आप इस ढंग से लीजिए कि हमने ये सब प्लेयर आने की वजह से धीरे धीरे सब हुआ। हमने 83 वर्ल्ड कप जीता, 85 का हमने टूर्नामेंट जीता, बेंसन हजरत जीता। तो उसके बाद एक हिंदुस्तान के वहां पर एक उम्मीद जगी कि भाई नहीं, इतनी बड़ी कंट्री में अगर हम हॉकी या फुटबॉल या इसके पीछे दौड़ रहे हैं, अगर हम क्रिकेट के पीछे दौड़े तो हम कुछ कर सकते हैं। और यही हुआ कि उसको समझी लोगों ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे उन्होंने समझा और इम्प्लीमेंट किया, उसको प्लानिंग किया। देख लीजिए आज हम कहा, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप मोस्ट सबसे रिचेस्ट बोर्ड है हमारा। जी जी बिल्कुल सर। सर, भारत पाकिस्तान का जो मैच आपके समय में हुआ करता था, या बात करें पिछले 5 साल या 10 साल पहले हुआ करता था, आज कहीं ना कहीं जो लड़ाई मिस कर रहा है है उसको। या वो जो स्पिरिट है, स्पिरिट तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो मिस कर रहे हैं लोग, तुलनात्मक, क्योंकि हो नहीं रहा है। जी नहीं जी है जी, ना? हाँ बिल्कुल। देखिए, हर कंट्री का एक अपना फॉरेन पॉलिसी होती है और डिफरेंट डिफरेंट होती है। आज अमेरिका हमसे 7,000 किलोमीटर दूर है, उससे हमारी फॉरेन पॉलिसी दूसरी रहेगी। आज मेरे पड़ोस में श्रीलंका है, दूसरी रहेगी। मेरी एक बॉर्डर चाइना से लगी है, डिफरेंट है। एक बॉर्डर मेरी पाकिस्तान से लगी है, पॉलिसी डिफरेंट है। कल्चर, बहुत सारी चीजें फर्क है। ठीक, अब जो प्रॉब्लम क्या है कि ये जब ये पॉलिसी होती है, इसमें हम नहीं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है। जी गवर्नमेंट अपना उनके सारे जितने भी उनके फैसले होते हैं, उस फैसलों के हिसाब से सब चलना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो ना पेपर में लिखी जा सकती है, ना टीवी में बोली जा सकती है, ना पब्लिक को समझाई जा सकती है। इतनी बड़ी कंट्री में थोड़ी समझाते रहेंगे, मजाक नहीं है। इतने 125 करोड़ के कंट्री को चलाना इतना आसान नहीं है। वो भी 30 से 40 स्टेट जहाँ डिफरेंट कल्चर है पूरा, हर 300 400 500 किलोमीटर पे कल्चर बदल जाता है। जी इतना आसान नहीं है। तो ठीक है, कोशिश की हमने इतने साल, बीच में छोड़ा, फिर हम आए, फिर हमने कोशिश की, फिर उन्होंने भी कोशिश की। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहा, लेकिन क्या है कि कभी कभी फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे अभी आप देखोगे तो
ईरान की टीम फुटबॉल खेलने जा रही है, जी। लेकिन कंडीशंस पे जा रही है। कंडीशंस पे खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनका वीजा का तो प्रॉब्लम आ इन्होंने रहा है। मना नहीं किया कि भाई आपने मेरे ऊपर अटैक किया ना, मैं नहीं आऊंगा जी। खेलने, ऐसा नहीं किया। ठीक है, आपने कंडीशन डाली, आप वेलकम, जी 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 ठीक बिल्कुल। है, जी फेयर इनफ। ये स्पोर्ट्स है, चलने देंगे, पॉलिसीज है, चलने दो, जी इस पे अपने को ज्यादा बात ही नहीं करनी। या जी। और सर इसलिए भी ऐसा लगने लगा कि पाकिस्तान बहुत कम दिख रही है भारत के सामने, क्योंकि लगातार भारत जीतते आ रही है। नहीं नहीं, कम नहीं दिख रही है, मैनेजमेंट का फर्क आ गया वहां पे, जी कम नहीं दिख रही है, टैलेंट वहां पर भी उतना ही है, सिर्फ वहां मैनेजमेंट का फर्क आ गया है, सिचुएशन को कैसे करना, कैसे वहां पर, वो बहुत सारी चीजें फर्क है। और ये चीजें फर्क कब आता है कि जब आप जूझ रहे होते हैं कुछ विचारों के मदद से, या फिर आप फाइनेंशियली, फाइनेंशियली। दो चीजें हैं जी बिल्कुल। लाइफ में, यही दो चीजें हैं जो आपको हर चीजों का रीजन है। लेकिन आपने फाइनेंशियली की बात करी सर, आर्थिक स्थिति की बात करी। 1983 का जो मैच था बहुत जबरदस्त उदाहरण था। भारत का बोर्ड, भारतीय टीम एक टिकट भी स्पॉन्सर नहीं कर पा रही थी और अपने परिवार को भी मैच नहीं दिखा पा रही थी। उस समय इतनी विपरीत स्थिति होते हुए भी भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। कपिल देव की टीम, उसी का तो नतीजा है ना कि आज हम बोर्ड, सबसे रिचेस्ट बोर्ड है जी पूरे जी हिंदू वर्ल्ड जी में। बिल्कुल। उसी का तो पहला नींव रखी गई ना जी भाई। वो जो टीम आई, पैसे नहीं थे देने के लिए, लता मंगेशकर जी को रिक्वेस्ट करनी पड़ी। जी। फिलहाल तो लता मंगेशकर जी ने शो किया, तब प्लेयरों को पैसा मिला। जी। अच्छी बात, जी शुरुआत तो हुई, समझ जी। में तो आया कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, जी हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अच्छी बात। जी। भारत पाकिस्तान की बात की जाए सर, और आपका प्रदर्शन के बारे में बात नहीं की जाए, वो बिल्कुल भी अलग होगा। क्योंकि मतलब अगर टॉप 10 टॉप 5 मुकाबलों की बात करें भारत पाकिस्तान के, तो आपका जो एक मैच जिताने का जो प्रदर्शन था, मैच जिताऊ पारी थी, उस समय 265 चेस करना, शकले मुश्ताक, वसीम अकरम, वकार यूनिस जैसे गेंदबाज 6 गेंदों में 8 रन की जरूरत है, शकले मुश्ताक गेंदबाजी कर रहे थे, बढ़ के आपने बहुत बड़ा छक्का मारा। और मैं इससे अपने इसलिए रिलेट कर रहा हूं कि मैं उस टाइम मैच देख रहा था, बहुत शायद 10 साल का रहा होऊंगा, और अचानक से लाइट बंद हो गई। मैं अपने पापा के साथ मैच देख रहा था, लाइट बंद हो गई और एकदम सस्पेंस में हो गया कि हुआ क्या। अचानक से पापा ने कहीं से रेडियो ऑन किया, रेडियो में सुनाई दी कि भारत जीत गई। तो जो खुशी थी वो मैं बिल्कुल बयान नहीं कर पाऊंगा। आपने कैसे महसूस किया उस मैच को? अब कैसा महसूस किया, तो ऐसा है कि वो उस मैच में बहुत सारी चीजें हुई। सबसे पहले तो मैं होटल में छूट गया, जबकि मैं छूटता नहीं जी आज तक, मतलब मैं कभी लेट नहीं हुआ। मैं बस में आ चुका था, कुछ एक भूल गया था, तो मैं वापस लेने गया और उसमें बस निकल गई। फिर उसके बाद उस मैच में हुआ ये कि पत्थरबाजी हुई। जी मैच के बाद? मैच में जब हम फील्डिंग कर रहे थे जी, तब पत्थरबाजी। मैं था जिस तरह पे वहां पर पत्थर आया, वो पत्थर याद है मेरे को, इतना बड़ा गिट्टी का टुकड़ा था, उसको ले करके वो जो स्टेडियम में पड़ा रहता ना, जो सीमेंट विमेंट टूट जाता है तो उसमें से जो गिट्टी निकलती है, वो पत्थर था जी। तो मैं उसको ले जा करके सचिन को दिया, बताया, तो हमने अंपायर को दिया। इन बिटवीन एक और प्लेयर थे, उसके ऊपर आया जी। तो वो सारी चीजें होने से क्या हुआ कि हमने जब उस पर कंप्लेन की, देन सचिन ने एकदम से डिसीजन लिया कि हम मैच नहीं खेलेंगे। जी। फिर पाकिस्तान टीम निकली बाहर, उन्होंने पूरे सबको रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसा मत करिए। डिले हुआ, वो 50 ओवर्स का मैच 49 ईयर्स या 48 ओवर्स में। जी 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 जी। और उसके बाद हम तो मैच ऑलमोस्ट हार गए थे, लेकिन एक्चुअल में उस मैच के हीरो थे सब्बा करीम और रॉबिन सिंह, जी जी जी, जिन्होंने थोड़ी लंबी बैटिंग की, करीब 45 मिनट की ऐसा कुछ बैटिंग की, और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया और टीम को स्कोर जीतने की कगार पे ले आए लास्ट ओवर तक। और मैं उस दौरान पैड डाल करके मैं ड्रेसिंग रूम में घूम रहा था। सचिन इस पूरे 45 मिनट में, जब तक वो दोनों उनके पार्टनरशिप हुई, मुझे एक ही चीज समझाते रहे कि तुम्हारे जाने पे देखो वकार आएगा, तुम्हारे जाने से ये बॉलर आएगा, वो ऐसा डालेगा, वो ऐसा करेगा, ध्यान रखना, यॉर्कर का ध्यान रखना, स्विंगिंग यॉर्कर का ध्यान रखना, सारी चीजें समझा देगा। और अभी तक मैं आपको बताऊं, आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा कि उस मैच में जब मैं उतरा, वकार वाज बॉलिंग और मैं विदाउट हेलमेट आया था जी। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आज ये मैच हमको जीतना है, चाहे कुछ हो जाए।
कैसे भी जीतना है। मैं इतना खराब बैट्समैन नहीं था, जी जी शायद मुझे उस ढंग से यूज नहीं किया गया, वो अलग मैटर है। जी और ऑफ स्पिनर सकलीन आए, सकलीन में ऐसा था कि ऑफ स्पिनर उसके एक मैच पहले मैं उनको आउट हो गया था। जी मैं अपने आप से बहुत गिल्टी फील कर रहा था कि एक ऑफ स्पिनर होकर के तुम ऑफ स्पिनर को आउट हो गए। तो जब मैं अंदर गया और हम लेग बॉल खेला वकार की, तो रॉबिन सिंह मुझे क्रॉस कर रहे थे, तो अचानक से रॉबिन सिंह को भी लगा कि यार रन नहीं लेना था। जी जी फिर उन्होंने मेरे को आके बोला चाउजी, वो चाउजी मतलब मुझे बोला चाउजी मेरे को स्ट्राइक चाहिए। मतलब मैं दे रहा हूँ, मतलब मैं स्ट्राइक दे रहा हूँ। मैं तो बॉल को, मेरे दिमाग में था कि बॉल मेरे बैट में लगना ही है, चाहे जी कुछ हो जाए। जी जी उसको ये नहीं बोल सकता था कि मैं 6 मार रहा हूँ, जी बट ये मेरे था कि मैं बॉल को बैट में तो मार ही रहा हूँ, जी। मिस नहीं होगा। मतलब आई एम गिविंग यू द स्ट्राइक। तो आप नोटिस करोगे कि जब मैंने 6 मारा, उसके बाद हमको करीब 2 रन की जरूरत थी या 3 रन की, हमने एक रिस्की सिंगल लिया। जी वो ये था कि मैंने रॉबिन को बोला तुमने मेहनत की है, जी 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 विनिंग शॉट तुम मारोगे। बिल्कुल सर, आपका जेस्चर। तो हमने एक रिस्की सिंगल लिया, और तो वो उस पर मुझे, मतलब कमेंटेटर ने बोला कि जरूरत क्या है जी 5 बॉल बाकी है, जरूरत क्या है। लेकिन नहीं, मुझे एक्चुअली रॉबिन को स्ट्राइक देना था, विनिंग शॉट। जी जी बिल्कुल सर। और तो जब मैंने 6 मारा, 3 ड्रॉप साइलेंट, पूरा स्टेडियम, मतलब बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने शॉट मारा 6 हुआ, अंपायर ने 6 दिया, सिंगल लिया, रॉबिन ने बाउंड्री मारी, हम लोगों ने वो उसमें टोटल वो 2 या 3 मिनट लगता है, तो 2 से 3 मिनट में पूरा ऑलमोस्ट स्टेडियम पूरा खाली हो गया था। खाली, ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, हो रहा था, और स्पिन ड्रॉप साइलेंट था, कोई आवाज नहीं। क्योंकि मैंने सकलियन का भी इंटरव्यू सुना है सर, आपके जो छक्के के बाद उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप इस तरीके से बढ़कर, जैसा आपने कहा कि रॉबिन को स्ट्राइक देना है, जो भी उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप छक्का मार के मैच उसी टाइम लगभग खत्म कर देंगे। हाँ, मैंने उसके बाद बोला भी उसको, मैं बोला यार तुम दूसरा और एक कहानी करते हो, इतने बड़े बॉलर बनते हो और जो तुम्हारी बॉल है, मैं जब भी तुम लाइफ में मेरे सामने आओगे, मैं तुमको हर ओवर में सामने 2 छक्के मारूंगा। जी जी ये मैंने उसको बोला जी। उसमें वो डोरा ही नहीं है। जी अगले मैच में मैंने उसको फिर मारा, जी अगले मैच में मैंने मारा उसको, ऐसा नहीं है नहीं जी मारा। बोल के मैंने बोला जब आओगे तब मारूंगा, तुम बोला तुम एक सिंपल एक ऑफ स्पिनर हो, मैं मार दूंगा। जी 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 ठीक है वो, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक ऑफ स्पिनर कहाँ क्या बॉल डाल सकता है। जी जी जी। क्रिकेट की बात हमने काफी करी सर, थोड़ा परिवार के बारे में जानते हैं, आपकी फैमिली के बारे में जानते हैं। आप क्रिकेट खेल रहे थे, बिल्कुल आपको फैमिली से सपोर्ट था, थोड़ा सा परिवार के बारे में बताइए, मैडम के बारे में। देखो मेरे परिवार के बारे में ऐसा है कि मैंने जब 86 में भिलाई स्टील प्लांट ज्वाइन किया, 88 में मैं रणजी ट्रॉफी ज्वाइन किया, 89 में आई लॉस्ट माय डैड। तो जिसके लिए मैं क्रिकेट खेला था कहने पे और जिसमें, तो वो बंदा तो चला गया। तो जब मैं बात रही मेरे फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ की उसके बाद छोटी सिस्टर थी, बहुत छोटी है मेरे से, वो घर पे मम्मी और वो अकेले थे, मुझे भी एक कंपेनियन की ज़रूरत थी। तो हमारी जो श्रीमती जी वो जूनागढ़ से हैं, तो उनके वो यहाँ पर अपने रिलेटिव की आई हुई थी, और वो वहाँ पर पारिवारिक तौर पे जो भी बातचीत चलती है, रिलेशन वो सब चली। हमारे बाद में हमारा मतलब ऐसा कोई लव मैरिज ऐसा नहीं है, नॉर्मल मैरिज है, और अभी पिछले 37 साल से हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हुए चल रहे हैं। अच्छा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। और बेटी एक मेरी कनाडा में है, एक बेटा है वो यहीं है साथ में। बाकी सब बढ़िया है, कोई ऐसा वो नहीं है। बट डैड, यस आई मिस माय डैड। एक लाइफ में रहता है ना कि भाई लाइफ है, आप जिसके लिए आप क्रिकेट खेले वही नहीं है। जी ठीक है, रहा वो वक्त भी रहा कि जब खुशी मनानी थी, खुशी उस ढंग से नहीं हुई। जी 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 इवन मैं जब पहली बार टेस्ट मैच खेल के आया, मेरा यहाँ पर 5 किलोमीटर लंबी रैली निकाली जब भिलाई के अंदर, परिवार में कोई नहीं था, सब यहाँ लॉक लगा के सब भिलाई हुआ। मेरी बेटी का जन्म हुआ था तो मदर सब वहां गए हुए थे, यहाँ कोई नहीं था, यहाँ लॉक पड़े इसलिए खोला।
जी जी ऐसा था। जी। जो 21 मैच आपने खेले सर, उसमें से कोई ऐसा मैच जो आपको आपके पर्सनल के लिए याद रहेगा, या बहुत कुछ में कुछ ऐसा पल? देखो याद है ना, दो ही मैच रहते हैं अगर ईमानदारी से बोलो, या तो आपने कोई जिताया हो उसकी हम बात कर चुके हैं, जी 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 एक वो कैच पकड़ा था उसकी बात कर चुके जी हैं। अब रहता है मैच को याद करने में, तो एक जब आप पहला मैच खेलने अंदर घुसते हो पहली बार, जी और मेरा दोनों मैच, मेरा आखिरी मैच भी ईडन गार्डन में, पहला मैच भी ईडन गार्डन में। जी पहला मैच मैं खेलने गया तो मेरे को याद है वहां डिस्प्ले के अंदर जो वहां पर उपस्थिति थी पब्लिक की, तो 1,22,731 ऐसे कुछ था। उस समय की बात है। उस समय की बात है। जी और उस समय एक सिस्टम चला था नया, वो हम ट्रायो थे तो वो एक सिस्टम किया था उन्होंने, पब्लिक ऐसे लहर कर चिल्लाते हुए लहर बनाती थी जी पूरे चारों स्टेडियम में ना, ऐसे उठते थे बैठते जी थे जी उठते जी, थे हाँ हाँ, और हल्ला वेव करते थे, जैसा वो। वेव्स हाँ वेव्स। तो वो वेव्स चल रही है और मैं बैटिंग करने पहली बार अंदर जा रहा हूं। अब मैं नजर उठा के नहीं मिला सका किसी से, जी वो एक अलग ही रहता है, एक अलग फीलिंग रहता है। जी लास्ट मैच भी वही था, तो वो लास्ट मैच था, वो भी पता था कि ये लास्ट मैच है, जी पता लग गया था, पता लग क्या गया था, बोली दिया गया था, जी ठीक है जी करेगा। जी जी जी। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे आपसे, और इंस्टेंट आपको जवाब देना है। जो आपके नाम जो लेते ही, भी मन में आएगा ठीक है दे जी दूंगा। जी। हाँ बोलिए। अजरुद्दीन या सचिन कप्तान के रूप नहीं में? नहीं, एज ए कैप्टन एज ए कैप्टन। अजरुद्दीन। अनिल कुंबले या हरभजन सिंह प्लेयर के स्पिनर के रूप में? अनिल। सचिन या विराट? नहीं नहीं सचिन, सचिन। वो उसका कोई तुलना नहीं। जी। रोहित शर्मा की कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है आप? वो अनप्रिडिक्टेबल शॉट्स खेलते हैं सर्टेन, जी जो मतलब बॉलर को भी अनप्रिडिक्टेबल सर्टेन शॉट्स जी। समझना। कराची वाला छक्का या अफरीदी का कैच? 6। कैरियर का सबसे भावुक वाला पल? कैरियर का, क्रिकेटिंग कैरियर का, जी जिस टाइम मुझे इंडिया टीम सिलेक्शन का जो क्या बोलते पता कैप लगा। मिला, हाँ जी। एक ऐसा मैच जिसे फिर से आप जीना चाहेंगे? पहला ही मैच है जी। लाइफ का, जो पहला Debut मैच match। है, डेब्यू मैच हो, उसको एक बार फिर से जीना जीना चाहेंगे, चाहेंगे। जी। एक खिलाड़ी जिसे और ज्यादा पहचान मिलनी चाहिए थी? देखिए वो अगर उसमें देखा जाए तो मैं तो हमेशा गम में रहता, मेरे को एक तकलीफ हुई है विनोद विनोद कांबले कांबले से। जी। हमेशा। ड्रेसिंग रूम का सबसे बड़ा प्रैंकस्टर कॉमेडियन? हमारे टाइम में विनोद, शेरीपा, सिद्धू जी, वो भी थे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर रैपिड फायर। अब आगे बढ़ते हैं सर। खिलाड़ी, कोच, बीसीसीआई का जो रोल है, और बीसीसीआई में अगर बात करें, सौरभ गांगुली के बारे में आपने बात करी, संदीप पाटिल के बारे में बात करी, धोनी के बारे में बात की। हम धोनी अगर आए तो शायद सौरभ गांगुली का जितना हाथ था, कहीं ना कहीं उन्होंने जो उनकी खोज थी प्लेयर्स को खोजने की, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी तो बहुत बड़े एग्जाम्पल रहे, बहुत बड़े उदाहरण रहे। तो सौरभ गांगुली के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि उनकी कप्तानी से भारतीय टीम का एक नया युग शुरुआत हुआ, एक टीम इंडिया बनी। टीम इंडिया बनाया, टीम इंडिया बना, नो डाउट अबाउट इट। 90s में जब हम लोग पहली बार सेलेक्ट हुए और हम लोग श्रीलंका गए, तब लोगो पहली बार आया पैसा। जी मतलब हमको मैच फीस के बाद अगर कोई पैसा मिलना शुरू हुआ तो 90 श्रीलंका सीरीज से मिला, फिर व्हील्स आया और बहुत सारी चीजें चलते। लेकिन उस पूरे सिस्टम में सारे प्लेयरों को लेके चलना और टीम इंडिया बनाना वो दादा ने किया, जी। सौरभ ने इतना अच्छा मैनेज किया। अगर आप उस टाइम के एडवर्टाइजमेंट भी देखोगे तो उसके वो 8-10 प्लेयर लाइन से रहते हैं। जी जी जी। सचिन एक अलग करता था, एक राहुल का शायद थोड़ा सा अलग था, बाकी सारे प्लेयर लाइन से रहते थे। दादा ने कहीं पर, दादा के 1-2 ऐड अलग थे, बाकी सारे ऐड दादा ने सारे अपने प्लेयरों के साथ मिलके किए। ये जो मैनेजमेंट था उसने टीम इंडिया बना दी। टीम इंडिया बनाई, सीरीज जीतना शुरू किया, परफॉर्मेंस शुरू किया। शुरुआत देखो, जीत, वर्ल्ड कप की जीत की शुरुआत कपिल पाजी ने की जी 83 में, जी सनी भाई ने की 85 में। सीरीज जीतने की शुरुआत अजीत वाडेकर ने की 71 में। जी। उसके बाद चीजें चलती हुई
थोड़ा समय लगा 71 से 83 में कप जी के लिए, जी बट 83 से 85 उसके बाद हमारा हीरो कप 94 जी। वहां से शुरू हुआ, बाद में जीत शुरू हुई, कप आने शुरू हुए। कप आने शुरू हुए। 93 के बाद स्पॉन्सरशिप आनी शुरू हुई। जी 83 के बाद लता मंगेशकर जी ने शो करके पैसे दिलवाए, बट स्पॉन्सरशिप अभी भी नहीं आई आए थी। थे। जी स्पॉन्सरशिप आई 93 में, लॉर्ड एंड मास्टर, याद है ना? जी तो ऐसा करके शुरुआत हुई। उस शुरुआत के दौर पे जब हमारा 90s एंड हो रहा था, 90s मतलब मैं 99 और जब मैं टीम से बाहर हुआ, तब धीरे धीरे स्पॉन्सरशिप का आना शुरू हो गया था। एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो गई थी, बहुत सारी चीजें शुरू हो गई थी। सौरभ गांगुली ने उस चीज को मैनेज करते हुए प्लेयरों को लेकर आए अपनी कप्तानी में 2000 के शुरुआत में, और उन्होंने एक टीम इंडिया का लोगो दिया। वहां से हमारा सीरीज जीतना शुरू हुआ। कप तो हम जीतना शुरू कर दिए थे, जी टेस्ट सीरीज हमने जीतनी शुरू कर दी, जी। और कहा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हम बाहर, और ऐसी कंट्री में जीतना शुरू कर दी जहां हम हारते थे। इंग्लैंड तो हम, न्यूजीलैंड तो हम, ऑस्ट्रेलिया तो जी वेस्ट इंडीज तो हमने जीतना शुरू किया। उसका फायदा ये हुआ कि हमारे प्लेयर आते चले गए, पैसा आता चला गया, सब कुछ हुआ। अब बात आई कि धोनी जैसा प्लेयर भी दादा लेके आए। जी बिल्कुल धोनी जैसा प्लेयर भी दादा लेके आए, सौरभ लेके आए। अब धोनी ने क्या किया, वो ऐसे कप्तान बन गए जिन्होंने तीनों कप जीत गए। जी 50 ओवर का वर्ल्ड कप, T20 और टेस्ट में भी अव्वल थी भारत। अव्वल थे। तो कितना बिल्कुल इस बात से बिल्कुल जाहिर होता है कि तो और बाद में टैलेंट आया, युवराज आया तो सहवाग आया, तो कैफ आया, तो अब जहीर आया, तो मतलब, और उस चीज की शुरुआत किसने की? कपिल पाजी, मनोज प्रभाकर ने मीडियम पेसर में, तो फिर पीछे अपना जवाहर सिन्हा, तो वेंकटेश प्रसाद, तो ये सब आए। जी 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 जी। तो शुरुआत तो हो गई थी जी। फर्क ये था कौन कितनी देर खेलेगा, वो इंपॉर्टेंट था, परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप नोटिस करोगे कि जब दादा का टाइम आया, हम लोग जब बाहर होना शुरू हुए, ऐसे कितने प्लेयर हैं जो आए, लेकिन बहुत कम समय के लिए आए। कोई एक सीरीज के लिए आया, कोई आधी सीरीज के, कोई वनडे के लिए, कोई उसमें, और सब बाहर होते गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एकदम वो जो पीरियड था वो 10 साल के, उस 10 साल में इतने सारे प्लेयर खेल लिए, और फिर बाद में सेटलमेंट आना शुरू हुआ कि भाई नहीं, अब ये प्लेयर इतना लंबा खेल रहा है, ये इतना खेल रहा है, और वो चीज बनती चली है। बिल्कुल। लेकिन अभी जो ये फिर इवेंट सिस्टम शुरू हो गया है 2050, अब इसमें वही होगा कि कुछ प्लेयर इधर खेलेंगे, कुछ उधर खेलेंगे, लंबा खेलने के लिए। और जो भी आपका क्वेश्चन था ना, रोहित और कोहली के लिए, अब वो प्लेयरों में जो सीरीज बनेगी वो कौन बनाता है, वो देखना है। अगर आप मुझसे पूछे तो अभी मेरे नजर में गिल और ऋतुराज गायकवाड़ अभी दो ही है। नीतीश रेड्डी को मैं थोड़ा सा मानता हूं जी। सवाल है कि उनको कितना मौका मिलता है लंबे रेस का घोड़ा, जिसको मैं बोलता हूं जी। बाकी मुझे तो अभी और कोई नहीं दिख रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सही बात करी आपने कि मौके भी ईशान किशन में दम है, लेकिन सवाल है कि वो अपने आप को सरवाइव कैसे करता है। उसके वही वाली बात आती है कि पीछे सपोर्टिंग कौन दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। किस प्रकार के लोग सपोर्ट साथ में आपके घूम रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। एक समय था कि जब भारतीय टीम का कॉन्ट्रैक्ट भी उनके लिए खत्म हो चुका था, और जिस तरीके से उन्होंने दोबारा वापसी करी, काबिल तारीफ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वही मैंने कहा ना, उनके साथ भी वही हो रहा था जो विनोद के साथ हो रहा था। जी जी जी। तो मैं वही है ना कि आपको सपोर्ट कौन कर, बिल्कुल, आप किसके साथ, चुने लाइन के बाहर का जो समय है वो आप किसके साथ बिता रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैच के बाद, मैच के दौरान, मैच के बाद का जो समय है। बिल्कुल सर। क्रिकेट की सीख के बारे में हमने बात की सर, और आप भी सिखा रहे हैं बच्चों को, एक बहुत बड़ी एकेडमी चला रहे हैं। एकेडमी के बारे में थोड़ा बताइए कि बच्चे अगर स्टार्ट करना चाहें तो किस एज में स्टार्ट उनको करना चाहिए? देखिए, हमने एकेडमी हम शुरू किया, मैंने 94 में, मेरा ऐसा था कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था, तो जब मैं आया तो मैंने टीचर्स अपने जो है सबसे पूछा, बोला सर क्या चाहिए बताइए। मैं इंडिया, बोले यार एक काम कर, हमारे
अपने यहाँ ग्राउंड और टर्फ विकेट नहीं है, वो बनवा दे। तो मैंने उस ग्राउंड को बनवाया, टर्फ विकेट को बनवाया। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई मेरे को इतने की सारी चीज़ें मुझे भिलाई ने इतना दिया है, तो क्यों नहीं मैं बच्चों के लिए एक, तो मैंने बहुत नॉमिनल फीस पे मैंने वहाँ पर एकेडमी खोली और मैंने करीब 94 से उस एकेडमी को मैं चला रहा हूँ। वक्त बदला, पिछले 3-4 साल में एकेडमी का स्वरूप बदल गया। हम तो क्लब सिस्टम में चलाते थे, अब वो एकेडमी के सिस्टम में आ गया। तो मैंने अभी मेरा बेटा है वो देख रहा है, विराज चौहान। तो अभी एक लास्ट मंथ हमने एक एकेडमी का एक और जगह डाली है, अजन्या यूनिवर्सिटी जो रायपुर की है जी। तो वहाँ पर हमने एक शुरुआत की है। बेटा ही देख रहा है, मैं तो सिर्फ एक अपने नाम के हिसाब से जा करके गाइडेंस देता हूँ प्लेयरों को, सबको। अभी हमारा जो प्लान चल रहा है फ्यूचर में कि हम, अभी हुआ ये कि पिछले 1-1.5 महीने से मेरे को 2-3 कॉल आए ऐसे लोगों के, प्रेस वालों के, जो स्पिन को लेकर के बहुत सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ की स्पिन का जो आर्ट है वो खत्म हो रहा है जी। तो उनको तो मैंने फिर ये किया कि मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम एक स्पिन एकेडमी डालें जहां हम स्पिनरों को तैयार करें जी। जब आप स्पिनरों को तैयार करेंगे तो उसको खेलने के लिए बैट्समैन भी चाहिए जी। तो वो बैट्समैन भी वहां तैयार होंगे जी। जो जिसकी कमी हमको दिख रही है आज के टाइम। जी 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 जी। तो दिमाग में चल रहा, हम देखते हैं आगे क्या। बिल्कुल, मतलब एक समय था आप लोगों के समय कि एमआरएफ पेस एकेडमी की शुरुआत हुई थी, या तो उस समय उस वक्त हमें मीडियम पेसर चाहिए था। हाँ जी। हमारी कंट्री में मतलब ऐसा माना जाता था कि मीडियम पेसर नहीं है तो एमआरएफ पेस फाउंडेशन शुरू हुई जी। अब हम आज एक फिर वो 20-25 साल का दौर खत्म हुआ, अब हम वहां आ गए कि अब ये हमारे पास स्पिनर खत्म हो रहे हैं, हमको एक स्पिन का कुछ करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा। तो लड़के और लड़कियां दोनों ही एकेडमी दोनों की है आते हैं और अच्छा रिस्पांस है, लोगों का अच्छा है। पेरेंट्स, बेस्ट पार्ट है कि आज के टाइम पे जो देख करके खुशी हुई कि पेरेंट्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को। जी जी जी। चाहे वो लड़की हो या लड़का। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो चीज देख करके खुशी होती है कि अगर पेरेंट्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हम बच्चों से मैं यही बात करता हूँ कि यार लकी हो, इतना पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो खेल जाओ, मेहनत कर लो। जी जी बिल्कुल सर। बट वही ये प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम आता है जब पेरेंट्स को लगने लगता है कि अगर बच्चा नहीं खेला इनसिक्योरिटी फील होती है, फिर वो पढ़ाई की तरफ मुड़ना शुरू कर देते हैं। तो फिर कन्विंस करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि भाई ये सही है, ये गलत। और मैंने लड़कियों की बात इसलिए भी करी सर कि पिछले साल जो हमने देखा 2025 में भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता। बहुत बड़ा मैच था, बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। और जो खुशी में ऐसा लगता है जब हम 1983 में, मैं नहीं था उस समय, बट 1983 में जो खुशी हुई होगी वही खुशी दोबारा लड़कियों ने ताजा कर दी उस खुशी, क्योंकि पहला कप जीतना बहुत बड़ा होता है। महिलाओं में वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया जी। वो जीतने से। जेंट्स तो हम जीत चुके थे, जीत भी रहे थे बहुत सारे ट्रॉफी, तो उतना इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन महिलाओं में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया जी। और उसका नतीजा ये हुआ कि एकदम से पेरेंट्स लोग ने अपने बच्चियों को बाहर निकाल करके नहीं जाओ क्रिकेट खेलो। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो रुके हुए थे उन्होंने भी बोला कि नहीं क्रिकेट खेलो, तो ये एक अच्छा साइन था। बिल्कुल सर। और जितनी भी लड़कियां टीम में थी, हर की अलग अलग कहानी है, क्योंकि उस टाइम ठीक है लड़कियों का मैच चल रहा है, कौन देखे, आज सब रेडी हैं, अभी T20 स्टार्ट होने वाला है तो सब इच्छुक है देखने के लिए कि मैच आएगा और हम देखेंगे। जीतना टीम ने चालू किया और लोगों का आकर्षण उस तरफ बिल्कुल बढ़ चुका है ना। वो चीज बने, वो चीज अच्छी हुई है। मतलब एक इतनी बड़े देश के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, इतना पैसा है बोर्ड के पास, तो उनके लिए भी जो बना रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये इससे ये फायदा होगा कि देखिए अभी वैसे न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, एक फैमिली के अंदर एक बच्चा, या तो लड़का है या लड़की है जी। तो अगर लड़की है तो उसको भी जॉब की प्रॉब्लम है, सब कुछ, अगर वो खेल लेती है तो उसकी भी फैमिली सिक्योर हो जाती है। जी जी जी। मैं तो सब ढंग से देखता हूँ। आज अंडर 16 खेल ले, अंडर 19 खेल ले, अंडर 23 खेल ले, तो होता क्या है कि जो उनको फीसेस मिलती है, अगर वो 2 साल 3 साल भी खेल लिए उन लोगों ने, तो फैमिली सिक्योर हो जाए। अगर गरीब घर के बच्चे भी हैं तो फैमिली सिक्योर हो जाए। और बिल्कुल एक अच्छा बड़ा कदम भी बीसीसीआई ने उठाया है कि जो ग्रेडिंग स्केल है वो भी लगभग बहुत सारी चीजें उन्होंने कर दिया। अच्छी बात है, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल सर जी। और सब स्पोर्ट्स में होना चाहिए। जैसे अभी हमारे खेलो इंडिया चालू हुआ है जी,
तो वो भी एक बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट के द्वारा। जी। सभी हम हर चीज में पहल गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, तो अब उन्होंने भी कर दिया कि ठीक है आइए खेलो इंडिया हमने प्लान किया है, आइए खेलिए परफॉर्म करिए। बिल्कुल। आप हमारी तरफ देखते हो ना कि भाई गवर्नमेंट ही करे तो हमने कर दिया, आ जी जाओ खेलो। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने। तो अच्छी शुरुआत है भाई। हमारे प्रधानमंत्री हैं जो उन्होंने, मैं अभी एक इवेंट में गया था, इवेंट में मतलब इसका खेलो इंडिया का इवेंट था, मैं गेस्ट था, दीव दीव गुजरात। गुजरात। तो मैं देखा कि उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स का हब बना दिया है उसको, दीव को। ओके जी। और इतना शानदार अरेंजमेंट, इतना खूबसूरत बना दिया सिटी को। मैं मतलब तो आपको अलग ही लगने अलग लगा ही मेरे को। और वहां से जूनागढ़ जो मेरा ससुराल है बाजू में ही है। जी 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 अच्छा। तो मैं भी जब गया, मैं देखा तो मैंने बोला यार ये क्या बना दिया। और रियल में मतलब ये होना भी चाहिए ऐसा। जी 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 पूरे देश के कम से कम कितने 1300 बच्चे खिलाड़ी आए थे वहां पर पार्टिसिपेट। क्रिकेट के साथ में बाकी जो खेल बहुत सारे स्पोर्ट्स है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डेवलप होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, वो बहुत जरूरी है। क्रिकेट तो ठीक है, अब क्रिकेट का तो ऐसा है कि हर दूसरे घर का बच्चा चाहता है कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि हर दूसरे घर का बच्चा ये चाहे कि मैं स्पोर्ट्स खेलूं, खेल कुछ ना कुछ खेलूं। मैं अपने स्ट्रीट में बच्चे रहते हैं उनके साथ बोलते रहता हूँ चलो रे खेलो रे, ये कर लो वो कर लो। बच्चों को पता ही नहीं है। जी आज मैं इस स्ट्रीट में रह रहा हूँ करीब करीब कितने साल, 35-40 साल हो गए, 35-40 साल। एक घर का कांच नहीं टूटा, क्या फायदा फिर बच्चों के बड़े होने का। जी अगर किसी के घर का सही कांच बात नहीं है। टूटा तो फिर स्ट्रीट में रहने का फायदा क्या है। बच्चे ही बड़े नहीं हुए इसका मतलब। जी जी ऐसा कैसे सचिन और कैसे विनोद कांबले जैसे बल्लेबाज वही बने। तो बोल रहा हूं, जब तक इस कांच नहीं टूटे घर के बच्चे नहीं तोड़े तब तक मजा नहीं आता। बच्चे बड़े ही नहीं हुए लगता जी ही। जी जी बच्चों की बात करी सर, युवाओं की बात करी, युवाओं भारत में युवाओं की अच्छी खासी फौज है। उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा कि जैसे आपने क्रिकेट की बात की, क्रिकेट के आधार की बात की, किस तरीके से वो आगे बढ़े, और ऐसा भी नहीं कि जल्दी से अगर उनको सफलता ना मिले तो वो मतलब पीछे हट जाएं। देखिए यहाँ अभी जो समाज की स्थिति चल रही है, माइनस फैक्टर भी है कुछ। जी सबसे बड़ा माइनस फैक्टर ये है मोबाइल। जी उनको यही नहीं पता है कि इस मोबाइल के अंदर अगर मैं मोबाइल को 24 घंटे में 4 घंटा भी चलाता हूं, तो इस 4 घंटे में अगर मैं 400 कंटेंट देखता हूं तो 400 कंटेंट में ओरिजिनल क्या है, फैक्ट क्या है, नहीं मालूम। फैक्ट ये है। मजे फिर वही वाली बात है ना कि जो नकली होती है चीजें और जो वो आपको बहुत अच्छी लगती है। जी 2020 क्रिकेट का छोटा स्वरूप है, कुछ नहीं है, टेक्निक वो सब अलग चीज है, लेकिन 2020 क्रिकेट आईपीएल अलग है। बस वही सही है। आपको ना जो भी चमक वाली चीजें अच्छी लगती है जी। दुनिया में, मेरा ऐसा मानना है कि जो चीजें आपको अच्छी लगती है वो आपके लिए है ही नहीं। है नहीं। ठीक जी अब जो आजकल के बच्चे हैं, पहला तो मोबाइल, उसके बाद उनका टोटल जो विश्वास है, न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से, छोटी फैमिली बनने की वजह से उनका जो विश्वास है वो अपने दोस्तों में और दूसरे बाहरी लोगों में ज्यादा हो गया है। इनफैक्ट कि उनका विश्वास और वो सब चीजें अपने पेरेंट्स में या अपने परिवार के लोगों में होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल सही कहा। तो वो चीज कमी हो गई। कुछ ऐसे शोज चल रहे हैं टीवी के अंदर जो बचपन से देखते हैं, जिसने रेस्पेक्ट खत्म कर दिया जी आपस में। जी वो नुकसान हो गया। अब होता क्या है कि जब मैं, अगर आप पूरा ओवरऑल आप बुक्स निकाल लो, किसी भी सक्सेसफुल इंसान का आप उनका कोटेशन निकाल लो, सब एक ही चीज बात करते हैं कि भाई साहब आपको डिसिप्लिन में रहना है और हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क। अब डिसिप्लिन क्या है? टाइम पे पहुंचना डिसिप्लिन नहीं है। वहां जाकर के भी किसको रेस्पेक्ट करना, किसको नहीं करना, किसको क्या बोलना, सारी चीजें हैं। बिल्कुल सर। वैल्यूज, सिद्धांत। वैल्यूज मतलब डिसिप्लिन मतलब एक आपकी पर्सनालिटी है। जी वो नहीं मालूम। हाँ, ये मैं जरूर बोल सकता हूं उनको, एक मैसेज जरूर दे सकता हूं कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी आगे बढ़ने की। जी सवाल है कि या तो आप उसको पहचाने या
हर अपॉर्चुनिटी को ये मान के चलेगी ये मेरी आखिरी अपॉर्चुनिटी है जी, और इसको ग्रैब करें, बिल्कुल सर, सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन आपको ये चीजें ईमानदारी से मेहनत करके करनी पड़ेगी। बिल्कुल। बहुत सही बात कही सर, ईमानदारी, वैल्यूज, सिद्धांत और सब। इस तरीके से ही डिसिप्लिन आएगा और उस तरीके से कोई आगे बढ़ सकता है। मैं इसमें नहीं हूं कि आपका वो फास्ट फूड मत खाओ, ये मत खाओ, खाओ, कौन सा खाना है और कब खाना है वो अवेयरनेस नहीं है। मैं बोला ना, अवेयरनेस नहीं है। जैसे इसमें बताया ना 400 घंटे ने क्या देखना है इनको नहीं मालूम, ओरिजिनल क्या वो नहीं मालूम। हाँ, तो वो पता लगाओ जी, फास्ट फूड कौन सा मुझे कब खाना है, सवेरे 11 बजे खाना है, 12 बजे खाना है, वो नहीं मालूम है। खाना है हाँ जी, अब वो रात को 10:30 बजे खाना है, रात को 12 बजे मंगा खाना है, तो बाद में फिर आप जी जी, तकलीफ तो खुद को होनी है। वो अवेयरनेस नहीं है, कहां से आएगी। एक आपको दिया हुआ है तो उसमें आप गलत दूसरी चीजें देखते हो, वो सब चीजें छोड़ कैसे करो। जी जी, मतलब खुद पे काबू पाना, खुद को कंट्रोल करना ही बहुत जरूरी है। क्योंकि आप पहले क्या था, कंट्रोल जो होता था वो परिवार से होता था, है ना। फादर ने 2 लगाया तो मम्मी ने 1 लगाया तो फादर 2 लगा देते थे। जी, फादर ने 2 लगाया तो चाचा भी हाथ साफ कर लेता था। जी जी, बड़ा भाई भी कर लेता था, बड़ी सिस्टर भी कर लेती थी, जी, छोटी वाली भी कभी कभी। बिल्कुल, ठीक है, हर तरीके से कंट्रोल तो था। क्या था कि वो एक्चुअली यातना नहीं थी, वो एक तरह से प्यार भी था, कंट्रोल भी था, और आपको एक सीख भी थी। सीख थी आपको आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बिल्कुल। अभी तो आप तो टीचर, आप एक टीचर आपको कुछ नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता। और मजे की बात यह है कि पेरेंट्स जाकर के, मतलब वो भी जाकर के अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं। हम सारा टीचर के बारे में जाकर के अगर हमने कभी बोला घर में कि टीचर ने ऐसा किया, तो पहले तो घर पे मार पड़ेगी, घर में मार पड़ेगी, फिर वहां जाकर के टीचर के सामने भी 2-3 पड़ जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मजे की बात यह है कि माँ बाप एक बच्चा है उसको नहीं संभाल सकते, और वो जो टीचर एक क्लास में 30 बच्चे हैं उससे उम्मीद करते हैं कि वो मेरे बेटे को संभाले। 30 का एवरेज बता रहा हूं मैं, 30 बच्चे क्लास में है, उसमें वो उम्मीद करते हैं कि वो टीचर 5 घंटे में उस बच्चे को संभाले, और खुद वहां 24 घंटे में जो 19 घंटे 20 घंटे जो बच्चों के साथ है वहां उनको कुछ नहीं करना है। जी जी जी, सही कहा सर। और बोलते हैं कि हम लोग क्वालिफाइड हैं, हम लोग बहुत एजुकेटेड हैं, हम लोग बहुत। ठीक है भाई, फेयर इनफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया, सीख दी, युवाओं को सीख दी, अपने समय के बारे में बताया, क्या उससे उन समय से सीख लेनी चाहिए, क्या अभी सही हो रहा है, क्या किस चीज़ को पकड़ना चाहिए, पेरेंट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, सभी के बारे में हमने जाना। और बिल्कुल दर्शक भी जानेंगे कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, निराश नहीं होना है। सफलता के लिए तुरंत सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन हमको मेहनत करते रहना है और किसी भी अच्छे समय के लिए बिल्कुल तैयार होकर आगे बढ़ना है। धन्यवाद सर। शुक्रिया। और ये जितने भी विचार हैं क्रिकेट का, जो स्टोरीज और वो सब छोड़ के बाकी जितने भी सामाजिक चेयर पे जो भी बोला, ये मेरे विचार जी, पर्सनल है। अच्छा हो सकता है ये लोगों को सुनने में अच्छा ना लगे, बट ये मेरे पर्सनल विचार। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मेरे विचार भी रखने का मौका दिया गया मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं हूं प्रियेश चौबे। यादों की इस पिच पर आज की पारी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड पर एक नए मेहमान, नई कहानियों और बचपन की पुरानी यादों के साथ। आपके सुझाव, आपके फीडबैक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।